जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका दक्षिणाई क्लासरूम में। हम मैग्नेटिज्म चैप्टर में बहुत आगे बढ़ चुके थे और अभी तक हमने 11 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए। लास्ट वाला लेक्चर स्पेशली डिजाइन था जेई मेंस के लिए और ये भी जेई मेंस का ही है। जेई मेंस वाली चीज़ थोड़ी सी तो अलग है और थ्योरेटिकल सी है, उतनी मज़ेदार चीज़ें नहीं है। पर ठीक है, एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं ना। जब आप जेई मेंस में जब आप जाएंगे तो उससे पहले एक बार वापस रिवाइज करवा देंगे ना, थोड़ा आइडिया रहेगा, हाँ कुछ देखा हुआ है। नहीं तो बिल्कुल नया कुछ भी यहाँ पे नहीं कराएंगे, सारा वहाँ पे कराएंगे तो दिक्कत होगा। आप पूरा याद तो नहीं रख पाएंगे, कुछ कुछ चीज़ें आप इसमें से भूलेंगे। प्रॉपर रिविजन की जरूरत पड़ती रहती है ना, प्रॉपर थ्योरेटिकल चीज़ें बहुत ज़्यादा है। तो राष्ट्रवाद तो फिर भी चीज़ें इंटरेस्टिंग थी, थोड़ा बार मिनट था। अभी हम बात करेंगे अर्थ मैग्नेटिज्म की और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो वो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। तो हम इस वाले लेक्चर में कोई न्यूमेरिकल नहीं करने वाले हैं, हम पूरी थ्योरी करेंगे। और आपको न्यूमेरिकल्स के लिए बेसिक सिंपल न्यूमेरिकल आता है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड, जो आपको बता दिया वही। अगर आप थ्योरी समझ जाएंगे, न्यूमेरिकल में बिल्कुल हल्के न्यूमेरिकल में करेंगे, लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। इस वजह से सिर्फ थ्योरी कवर अप किया है। और न्यूमेरिकल्स आप असाइनमेंट से कर सकते हैं, देख के वो इजीली सोल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत है। पर आपको थ्योरी थोड़ी क्लियर होनी चाहिए। और थ्योरी में बच्चों, मतलब इसकी थ्योरी में क्या है ना, बहुत सारी चीज़ें, थोड़ा कन्फ्यूजन सा रहता है आपको। तो मैं ऐसे बता रहा हूँ, आप लेक्चर देखेंगे आपको लगेगा नहीं यार अभी कुछ बाकी रह गया, तो फिर आपको थ्योरी देखनी पड़ेगी। फिर आपको वापस समझ में आएगा अच्छा यहाँ पे ये दिक्कत आ रहा है, वापस लेक्चर देखना पड़ेगा। थोड़ा सा एफर्ट आपको इस चीज को समझने के लिए डालना पड़ेगा। अर्थमैटिज्म वाला पार्ट हो जाएगा, पर वैसे ज्यादा नहीं है, आप नया होगा आपके थोड़ा सा, क्योंकि थ्योरेटिकल चीजें ऐसे आपने कभी देखी नहीं है। बिकॉज हम अभी तक सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात किया करते थे, यहाँ बहुत सारी छोटी छोटी कहानियां सी है, तो वो थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकती है। पर आप ढंग से लेक्चर को देखिएगा, फिर उसके बाद में आप नोट्स गो थ्रू कर लीजिएगा, फिर वापस आइएगा। पर उसके जो भी आपको असाइनमेंट मिल रहा है कोरस्पॉन्डिंग, वो होमवर्क जरूर कीजिए। बिना होमवर्क किए सवाल आपको इसके चमकेंगे नहीं ना। पहले थोड़ी सी टेस्ट देखिए, फिर सवाल देखिए। कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने में टाइम लगेगा, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो आइए अपने इस लेक्चर को शुरू करें। तो बच्चों, अर्थ मैग्नेटिज्म की बात कर रहे हैं, मतलब अर्थ से रिलेटेड कुछ मैग्नेटिक फील्ड है। ऐसा क्यों है पहले तो आप ये समझिए। जैसे आपको ये समझ में आता है, आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि अगर हम एक बार मैट को हैंग करते हैं तो स्पेसिफिक डायरेक्शन में वो अलाइन रहती है। और स्पेसिफिक डायरेक्शन भी कौन सी, जो नॉर्थ साउथ लाइन होती है, जो नॉर्थ और साउथ को ज्वाइन करने वाली लाइन है, उस लाइन के अलोंग बार मैग्नेट है वो आपके पास में अलाइन है। जैसे कंपास है, जैसे कोई आदमी जहाज पे पानी में जा रहा है तो वो सी में क्या करता है, वो वैसा कंपास से डायरेक्शन देखता है। सड़कें थोड़ी है वहां पे, कोई सिंबल थोड़ी है, तो कंपास से देखता है। भाई कंपास कब काम करता है? कंपास तब काम करता है जब मैग्नेटिक फील्ड हो। तो यार समुद्र में मैग्नेटिक फील्ड किस चीज का है भाई? सब वहां पे कौन मैग्नेट देखे बैठा है? तो वहां से समझ में आता नहीं यार, कोई एक ऐसी चीज है जो मतलब पूरे रीजन में, बहुत बड़े रीजन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। तो वो कौन है? अर्थ है। अर्थ क्या प्रोड्यूस करती है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। अगर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करती तो कंपास काम नहीं करता। तो भाई साहब, ये जो नेविगेशन के लिए जो शिप्स में जो यूज करते हैं कंपास, वो फिर कोई मतलब नहीं था। फिर कोई और तरीका ढूंढना पड़ता आपको। सी के अंदर चलने के लिए आपको, मतलब समुद्र में बहुत दूर दूर जाना है, तो आपके लिए कुछ और चीज चाहिए होती। पर अभी कंपास है हमारे पास, हम कंपास के हेल्प चीजें कर लेते हैं। अभी तो और टेक्नोलॉजी आ गई, तो और बहुत सारी चीजों से डायरेक्शन जज की जा सकती है। पर कंपास का जो बेसिक फंडामेंटल है, कंपास का वर्क करने का जो रीजन है वो यही है, बिकॉज अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है स्पेसिफिक डायरेक्शन में है। कैसे? नॉर्थ से साउथ के अंदर। क्लियर? तो आप कहते हैं इसमें से कंपास कैसे वर्क करता होगा? अर्थ का कुछ मैग्नेटिक फील्ड होता होगा, इसको बोल देते हैं कुछ बी। तो जब आप कंपास को ऐसे रखते होंगे, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज बी, आपने ऐसे कंपास को कुछ ऐसे रखा, यहाँ पे ऐसे आपने कंपास को रखा, तो यहाँ पे आपके पास में नॉर्थ आया, यहाँ पे आपके पास में साउथ आया। अगर ऐसा आया तो इस पे फोर्स लग रहा हुआ इधर एम बी, और इस पे फोर्स लग रहा हुआ कुछ इधर एम बी। ऑब्वियसली अगर आप बात करेंगे मैग्नेट, बार मैग्नेट के ऊपर, तो उसमें दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ, और हर एक पोल पे जो फोर्स है दैट इज एम मल्टीप्लाई बी। तो ऐसा हो सकता होगा, तो ये घूम फिर के वापस इसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाता होगा। किसकी डायरेक्शन में? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में। बार मैग्नेट बच्चों हम पढ़ चुके हैं, तो आपके लिए ये नया नहीं है। तो इतनी बात समझ में आ गई सर, कंपास क्यों वर्क करता है? बिकॉज अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस बात को समझते सर जी, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है क्यों? मतलब अर्थ में ऐसा क्या है कि भाई साहब वहां मैग्नेटिक फील्ड है? तो जो थ्योरी है वो क्या बोलती है, ऑब्वियसली किसी ने जमीन के अंदर जाके नहीं देखा है वहां पे क्या है। जो थ्योरीज है कि क्या हो सकता है, उसमें क्या है कि अर्थ की जो कोर है, अर्थ की जो कोर है उसके अंदर मेटल्स हैं। ऑब्वियसली हम अर्थ को जब खोदते हैं तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट मेटल्स हमें मिलते हैं। तो अर्थ की कोर के अंदर, कोर समझते हैं अर्थ का सबसे नीचे वाला पार्ट, सबसे गहरा पार्ट है अर्थ का, वहां पे क्या है आपके पास है बच्चों? मतलब मेटल्स हैं। ओके, मेटल्स हैं। तो यहां पे आपने ऐसे अर्थ बनाया, और ये अर्थ का यहाँ पे कोर है, और कोर के अंदर क्या है बच्चों? आपके पास से मेटल्स है। आपने मेटल्स बना दिए। अब यहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है वो टेम्परेचर बहुत हाई रहता है। यहाँ पे जो टेम्परेचर दैट इज वेरी हाई, दिस टेम्परेचर इज हाई टेम्परेचर। क्लियर? अगर यार बच्चों ये टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है आपके पास, तो क्या होता है? मेटल पिघल जाते हैं। मेटल क्या हो जाते हैं? पिघल। ऑब्वियसली इतने हाई टेम्परेचर पे तो कितना बहुत हाई टेम्परेचर रहता है भाई,
मतलब 1000, पता है कितना, मतलब हमारे समझ से परे उतना हाई टेम्परेचर रहता है। फिर इतने हाई टेम्परेचर मेटल वेटल सब पिघल जाते होंगे, सब बोलते हैं अब अपने यहाँ पे एग्जिस्ट कर सकते नहीं है। तो क्या जो भी आपके पास में मटेरियल्स है वो सब कैसी स्टेट में रहते हैं, लिक्विड स्टेट में रहते हैं। कैसे रहते हैं, लिक्विड स्टेट में चले जाते हैं, मोल्टिव स्टेट में चले जाते हैं। अब होता क्या है, जब अर्थ घूमती है, अर्थ जब घूमती है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए कोर को भी घूमना पड़ता है। ऑब्वियसली इस सेक्शन के बाद एंगुलर मोमेंटम क्या रहना चाहिए, कंजर्व रहना चाहिए। तो अगर अर्थ ऐसे घूम रही है आपके पास में, अर्थ का घूमने का सेंस कुछ अगर ऐसा है आपके पास में, तो जो कोर है वो कुछ ऐसे ओमेगा से घूम रही होगी, वो नया कुछ ओमेगा होगा, दैट इज ओमेगा डैश। सही है ये बात, बिकॉज इसका आई ओमेगा और इसका आई ओमेगा आपस में बैलेंस आउट हो जाना चाहिए, बिकॉज नेट एंगुलर मोमेंटम इस एक्सिस के अबाउट 0 होना चाहिए इनिशियली जब अर्थ रेस्ट पे रही होगी। समझ में आ रही है। तो दोनों चीजें घूमती है, कोर भी घूमती है और आपके पास में अर्थ भी घूमती है। अब क्या होता है, जब कोर भी घूम रही है अर्थ भी घूम रही है, तो कोर के घूमने से आपको ऐसा लगता है भाई साहब चार्जेस घूम रहे हैं। कोर जब घूमते ऐसा लगता है क्या घूम रहा है बच्चों, कोर के अंदर चार्जेस घूम रहे हैं। समझ में आ रही है कैसे, क्योंकि यार जो आपके पास में मटेरियल है वो मेटल्स है, मेटल पे चार्ज रहता है, मेटल्स आपके चार्ज पार्टिकल्स है ना, तो वो अगर ऐसे घूमेंगे आपके पास में, तो हर एक के कुछ चार्ज है आपके पास में, तो वो ऐसा लगता है भाई कुछ करंट फ्लो कर रहा है, कुछ करंट, ऐसा लगता है भाई कुछ करंट फ्लो कर रहे हैं आपके पास में। किसके अंदर, कोर के अंदर। तो कोर के अंदर बच्चों ऐसे ऐसे कुछ करंट फ्लो करते हैं, ऐसे ऐसे यहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ करंट फ्लो करते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, ऐसे बहुत सारे ऐसे करंट फ्लो कर रहे हैं। और अगर आपके पास में करंट फ्लो करेंगे तो क्या आएगा, उससे मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो इस करंट के फ्लो करने की वजह से कोर के अंदर, सर वो करंट कहां से आया, किसी ने क्या बैटरी लगाई क्या, नहीं, वो कोर घूम रहा है, तो कोर के अंदर आपके पास बहुत सारे मेटल्स हैं, तो मेटल घूम रहे हैं और मेटल घूम रहे हैं, तो उससे क्या आएगा आपके पास में करंट आएगा। तो अब यहाँ पे ऐसे इसमें करंट आ रहा है, अब करंट आने की वजह से क्या हो, करंट कैरिंग लूप क्या प्रोड्यूस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो इसी वजह से अर्थ के सरफेस के ऊपर क्या आता है आपके पास में, मैग्नेटिक फील्ड आता है। मेरी बात समझ में आ गई। अगर बच्चों कोर घूमना बंद कर दे, अगर कोर घूमना बंद कर दे तो मैग्नेटिक फील्ड भी खत्म हो जाएगा। हॉलीवुड में एक मूवी है दी कोर, देखना नहीं ना, टाइम नहीं है अभी, वैसे बता रहा हूँ। उसके अंदर अगर आप वो कभी मूवी देखी है तो बहुत बढ़िया, नहीं देखी तो कॉलेज में जाके देखना, अभी मत देखना एक बार। तो उस वाली मूवी के अंदर यही कंसेप्ट दिखाया गया। उसमें क्या हॉलीवुड वाले क्या क्या करते हैं, कुछ मतलब कभी कुछ हो गया कभी कुछ हो गया, ऐसा दिखाते रहते हैं। उसमें उन्होंने क्या शो किया, उन्होंने ये शो किया कि अर्थ का ये जो कोर के घूमने का ओमेगा है वो ओमेगा कम हो रहा है। अच्छा जी, और अगर अर्थ के कोर के घूमने का ओमेगा कम हो रहा होगा तो उसमें जो करंट हो रहा होगा लूप्स में, उस करंट की वैल्यू भी कम हो रही है। अगर करंट की वैल्यू कम हो रही है मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड आसपास सराउंडिंग में प्रोड्यूस हो रहा है वो भी कम हो रहा है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो तो उससे बहुत सारी चीजें इंपैक्ट होती है। कैसे, जैसे बर्ड्स जो सेंस करते हैं, बर्ड मतलब डायरेक्शन कैसे चूज करते होंगे बर्ड, तो एक थ्योरी है वैसे बर्ड मैग्नेटिक फील्ड को जज कर सकते हैं। हम मैग्नेटिक फील्ड नहीं देख सकते, हमें मैग्नेटिक फील्ड महसूस नहीं होता, पर बर्ड इस चीज को जज कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से वो डायरेक्शन का आइडिया लेते हैं, इसलिए बर्ड इतनी दूर से इतने दूर चले जाते हैं। तो उसमें एक थ्योरी ये भी, और भी डिफरेंट थ्योरीज है बर्ड की थिंकिंग के बारे में, पर वो ऐसा बोलते हैं कि बर्ड मैग्नेटिक फील्ड को थोड़ा सेंस कर सकते हैं। तो उसकी वजह से उस मूवी में दिखाया गया, जैसे ही मूवी शुरू होती है वैसे ही बहुत सारे बर्ड्स हैं वो आके बिल्डिंग्स पर टकरा रहे हैं, इधर उधर टकरा रहे हैं। तो क्या हो रहा है एक्चुअली, जैसे ही आपके पास में कोर घूमना, कोर धीरे धीरे घूमता है, उस पर यही दिखाया कि कोर स्लो हो रही है। अगर कोर स्लो हो रहा है बच्चों तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वो कम हो जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो कम हो जाएगी, जो बर्ड्स तो पहले सेंस कर रहे थे अब वो सेंस कर सकते नहीं है। फिर उस मूवी में वो जाते हैं कोर के अंदर, कुछ ब्लास्ट व्लास्ट करके ओमेगा वेगा बढ़ाते हैं। आप जानते हैं हॉलीवुड मूवी में कुछ भी हो सकता है, तो वैसा ही उसमें हो रहा था। पर आपको एक चीज समझ में आना चाहिए कि उन्होंने इस चीज को समझा, वहां पे जो मूवी बनाई उन्होंने इतनी फिजिक्स उसमें समझी कि भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड क्यों आता है। इंडियन मूवीज में ये सब नहीं होता, उसमें प्यार होता है, वो एक हीरो एक हीरोइन, उसका बाप अलाउ नहीं करता, फालतू चीजें होती रहती है। पर उनमें ये चीज अच्छी थी कि उसमें ये अच्छा कंसेप्ट आपको दिखाया गया भी कोर क्या चीज है, कोर मैग्नेटिक फील्ड का क्या रीजन है, वो सब बातें आपको वहां से देखने को मिल सकती है। पर अभी मत देखना बच्चों, अभी टाइम खराब मत करना। तो बात समझ में आ गई भाई। तो ये भाई अर्थ के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड होने का कारण है, ठीक है। तो आप इतनी कहानी के बाद में अपने फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ ऐसा अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, क्या है, उन सब चीजों पर चर्चा करते हैं, ठीक है। आप इसको थोड़ा छाप लीजिए। होता है अर्थ का एक एक्सिस होता है रोटेट करने का, ये यहाँ पे आपके ऐसे एक्सिस होता है, ठीक है। इस एक्सिस के अबाउट अर्थ रोटेट करता है ऐसे, ठीक है। अब आपके पास में इस वाले एक को बोलते हैं जियोमेट्रिक नॉर्थ, जियोमेट्रिक नॉर्थ पोल, और इसको बच्चों आप बोलते हैं जियोमेट्रिक साउथ पोल। इतनी बात सही, ठीक है। फिर क्या होता है आपके पास में, यहां पे ऐसे मैग्नेट बना लेते हैं आप, जैसे एक अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। मतलब अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड को कैसे आप जज कर सकते हैं, उसको आप ऐसे एक मैग्नेट से रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब जो आपके पास में अर्थ के कोर के अंदर जो चार्ज पार्टिकल घूम रहे हैं उनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है उसको आप एक मैग्नेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, इस मैग्नेट के दो पार्ट बना दो, एक पार्ट बना दो ऐसे कुछ नॉर्थ पोल, एक बना दो ऐसे साउथ पोल।
नहीं तो इसको छोड़ो, अभी कुछ मत बनाओ, सिर्फ हम इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं। तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, यहां पे इसको ऐसे निकलते हुए आप इसको ऐसे मान सकते हैं, ये ऐसा, सिमिलरली ये फिर कुछ ऐसा, ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे। बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई साहब कि अर्थ के अंदर एक बार मैग्नेट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने क्या किया, जो कोर के अंदर जो चार्जेस घूम रहे हैं, कोर के अंदर जो चार्जेस घूम रहे हैं, उनकी वजह से जो इक्विवेलेंट जो आप फील्ड देखेंगे तो वो इस बार मैग्नेट के जैसा ही फील्ड आता है। अगर आप एक बार मैग्नेट की वजह से जो बनाएंगे वही चीज बनती है, तो आप इसको उसका इक्विवेलेंट मान सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसके अंदर मैग्नेट है, आप चाहेंगे तो मैग्नेट को बाहर निकाल सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अब होता क्या है, जो इसके यहां पे जो पोल होता है, जैसे इस वाले ये वाला एक्सिस समझ में आ गया आपको, इसके अबाउट अर्थ घूम रही है, और जिस एक्सिस के अबाउट आप मैग्नेट को इक्विवेलेंट मान रहे हैं, इस वाले एक्सिस का नाम है जियोमैग्नेटिक। इसका नाम क्या है बच्चों, जियोमैग्नेटिक एक्सिस, जियोमैग्नेटिक एक्सिस। क्लियर बच्चों, ये जो एंगल रहता है आपके पास में मैग्नेट और एक्सिस के बीच में, ये वाला एंगल अप्रोक्स कितना था, 11.5 डिग्री अप्रोक्स, ये वाला एंगल 11.5 डिग्री। इसका मतलब क्या है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है और जिसके लोग आप मैग्नेट मान रहे हैं वो सेम लाइन पे नहीं है, वो आपके क्या डिफरेंट लाइन पे है। ठीक है, अब यहां पे जो इस जियोग्राफिक नॉर्थ पोल के पास में ये जो पोल है उसको बोलते हैं जियोमैग्नेटिक नॉर्थ। इसका नाम क्या है बच्चों, जियोमैग्नेटिक नॉर्थ। जियो, दिस पोल इज नेम्ड एज जियोमैग्नेटिक नॉर्थ। क्लियर, और यहां पे ये वाला जो पोल है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये वाला जो पोल होता है, इसको बोलते हैं जियोमैग्नेटिक साउथ, जियोमैग्नेटिक साउथ। अच्छा, अगर आप फील्ड लाइंस की बात करें, फील्ड लाइन कहां से कहां पे जाएगी आपके पास, अब देखिए, अब आपका सर यहाँ पे जियोमैग्नेटिक नॉर्थ है, मतलब यहाँ पे नॉर्थ पोल होता होगा, यहाँ पे जियोमैग्नेटिक साउथ है, यहाँ पे साउथ पोल होता है। गलत बात, ऐसा नहीं होता, ये भी थोड़ा अजीब है बच्चों। यहाँ पे होता है इस मैग्नेट का साउथ पोल, और यहाँ पे इस मैग्नेट का क्या होता है, नॉर्थ पोल। बात समझ में आ रहा है, ऐसे तो फील्ड लाइंस कैसे निकलेगी, यहाँ पे नॉर्थ से निकली साउथ में गई, यहाँ पे नॉर्थ से निकली साउथ में गई, यहाँ पे नॉर्थ से निकली, यहाँ पे साउथ में गई। ये बात समझ में आ रही है। तो ऐसा है कि भाई साहब, जो मैग्नेट का जो आपने अर्थ के इक्विवेलेंट जो बार मैग्नेट माना है, उसके लिए जो नॉर्थ पोल है आपके पास में, जो अर्थ के लिए जो बार मैग्नेट माना, उसका जो नॉर्थ पोल है आपके पास है, वो किससे मैच कर रहा है, जियोमैग्नेटिक साउथ के पास वाले को बोलते हैं। और यहाँ पे जो साउथ है उसके पास वाले क्या बोलते हैं, जियोमैग्नेटिक नॉर्थ। ऐसा क्यों होता है सुनिए, इसका रीजन ये है कि अगर आप यहाँ पे ऐसे एक बार मैग्नेट को हैंग करें, ऐसे आप यहाँ पे एक बार मैग्नेट को रखें, ऐसे एक बार मैग्नेट को रखा, तो क्या होगा, वो वाली जो बार मैग्नेट होगी वो कैसे अलाइन होगी आपके पास में। तो जैसे मान लीजिए ये इस बार मैग्नेट का नॉर्थ है, ये इस बार मैग्नेट का साउथ है। ये जो कैप है आपके पास में, इसको नीले रंग देता हूं मैं, ऐसा मान लीजिए, ये जो ब्लू है वो आपको दिखा रहा है साउथ, नॉर्थ, ये दिखा रहा है साउथ। अब सोचिए, अगर आप अर्थ के ऊपर एक बार मैग्नेट को अगर आप रखेंगे तो वो बार मैग्नेट कैसे अलाइन रहेगी, वो इसका जो नॉर्थ है वो इसके साउथ के पास जाएगा। ऑब्वियसली ये नॉर्थ साउथ आपस में अट्रैक्ट करेंगे तो ऐसे रहेगा। तो बाहर वाली जो मैग्नेट अगर आप कभी बाहर मैग्नेट हैंग करें तो वो ऐसे ओरिएंटेड रहेगी, यहां पे नॉर्थ रहेगा, यहां पे साउथ रहेगा। तो लोगों ने क्या किया, जो बाहर वाली मैग्नेट के हिसाब से इसको नाम दिया जियोमैग्नेटिक नॉर्थ। अंतराल मैग्नेट के हिसाब से नहीं दिया, जो बाहर आप मैग्नेट हैंग करेंगे उसकी वजह से आपके पास। तो ये वाली कैसे जियोमैग्नेटिक नॉर्थ है, नीचे वाली क्या है आपके पास, जियोमैग्नेटिक साउथ। बच्चों मेरी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। तो ये वाली चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि हम अर्थ के कॉरस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम एक बार मैग्नेट से रिप्लेस कर सकते हैं, और बार मैग्नेट के आपके पास जो एक्सिस है उसके बीच में जो एंगल है दैट इज 11.5 डिग्री, उसका जो नाम है दैट इज जियोमैग्नेटिक नॉर्थ, इसका जो नाम है यहाँ पे दैट इज जियोमैग्नेटिक साउथ लेते हैं इसके अंदर। देखिए, इसके जो परपेंडिकुलर आपके पास में प्लेन होगा, इस वाले जियोमेट्रिक जो आपके पास में नॉर्थ, सॉरी ये जो आपके पास में जियोग्राफिक एक्सिस है, जो जियोमेट्रिक नॉर्थ और जियोमेट्रिक साउथ को जोड़ रहा है आपके पास, ये जो जियोग्राफिक भी बोल देते हैं ना, जियोग्राफिक जियोमेट्रिक, ठीक है। तो यार इसके जो परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगा आपके पास में, ऐसा एक्सिस होगा, ये वाला एक्सिस कुछ इसके परपेंडिकुलर आपने बना दिया, ऐसा एक्सिस, दिस एक्सिस, थोड़ा ग्रीन कलर आपको दिखेगा, नहीं दिखेगा, ये वाला, ठीक है। इसको क्या नाम देते हैं बच्चों, इसको बोलते हैं जियोग्राफिक इक्वेटर। दिस इज नेम है जियोग्राफिक इक्वेटर। क्लियर। और जो भाई साहब इसके परपेंडिकुलर होगा, किसके, इस वाले परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर भी ऐसे एक प्लेन होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, जियोमैग्नेटिक इक्वेटर। दिस इज नेम्ड एज जियोमैग्नेटिक इक्वेटर, दिस इज नेम्ड एज जियोमैग्नेटिक इक्वेटर। समझ में आ गया। तो वैसे ही इंफॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कभी पूछ रहे, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जो आपके पास में ये जो एक्सिस है जो जियोग्राफिक नॉर्थ और जियोग्राफिक साउथ को जोड़ रहा है आपके पास, तो इसका नाम जियोग्राफिक कर लीजिएगा। दिस इज बुक्स में जियोग्राफिक लिखा हुआ रहता है, इसको जियोग्राफिक, अपनी थोड़ी सी जियोग्राफी वीक है थोड़ी, जियोग्राफिक, ठीक है। समझ में आ गई ये बात, जियोग्राफिक नॉर्थ, जियोग्राफिक साउथ को। तो ये हो गया आपके पास में जियोग्राफिक इक्वेटर और ये हो गया जियोमैग्नेटिक इक्वेटर, ठीक है। अब सुन मेरी बात,
अगर तू यहाँ पे समझेगा थोड़ा स्पीड से देख, मान तो अर्थ के इस वाले पॉइंट पे रहता है तो तेरे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अलग डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे रहता है तो मैग्नेटिक फील्ड अलग डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे रहता है अलग डायरेक्शन में होगा। हर एक पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपके पास में नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में होगा। ऑब्वियस सी बात है भैया, अगर मैं यहाँ पे रह रहा हूँ तो कुछ ऐसा होगा, बिकॉज यहाँ पे फील्ड ऐसे करके ऐसे आ रही हुई, यहाँ पे कुछ और एंगल बन रहा होगा, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, ऐसे एंगल जो आपके पास में है अर्थ के हर एक पॉइंट पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल है वो एंगल क्या होगा बच्चों, डिफरेंट डिफरेंट होगा। इसी बात से एक नई टर्म बनती है, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन और एंगल ऑफ डिप। दिस इज नेम्ड एज एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या फिर बोलते हैं उसको एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप। फिर अब ये सुनना, ये कई बार इंपॉर्टेंट पूछ लेता है कई बार इस चीज को, वापस सुनिए आप इस फील्ड लाइन को देखिए। फील्ड लाइन तो ऐसा नहीं है ना कि हर एक पॉइंट पे ऐसी रहेगी, क्योंकि यहाँ पे फील्ड लाइन है वो अलग एंगल पे, यहाँ पे फील्ड लाइन अलग एंगल पे, यहाँ पे अलग एंगल पे, यहाँ पे अलग, हर एक पॉइंट पे जो फील्ड लाइन है वो आपके पास जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डिफरेंट डिफरेंट एंगल बना रहा है। और अगर वो आपके पास नेट मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट डिफरेंट एंगल बना रहा होगा तो अगर तो वो कुछ तो उसमें बदलना चाहिए ना, कुछ तो बोलना चाहिए, तो उसको हम एंगल ऑफ डिप की तरह ट्रीट करते हैं। कैसे ट्रीट करते, देख माना तो अर्थ के इस वाले पॉइंट पे खड़ा है, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे, और इस वाले पॉइंट पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ है, दिस इज बी आपके जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, क्लियर। और जो आपके वहां पर अर्थ है वो ऐसी है, अर्थ यहाँ पे कोई एक रीजन पे गए तो प्लेन दिखाई देगी। अब भाई साहब क्या नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है तो ये यहां से कुछ थीटा एंगल बना रहा है, क्लियर। अच्छा अब इस मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट तोड़े जा सकते हैं आपके पास, ये वाला कुछ BH किसकी डायरेक्शन में, अर्थ की डायरेक्शन में। जैसे आप अपने अर्थ पे खड़े, जैसे अपने यहाँ पे मस्त खड़े हैं अपने यहाँ पे, तो आपके पास क्या हो रहा है, नेट मैग्नेटिक फील्ड मान ले कुछ ऐसा है, ऐसा हो सकता है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है तो BH क्या होगा, हमारे प्लेन के पैरेलल, जो हम अर्थ पे खड़े उसके पैरेलल, ऐसा BH हो गया। और नीचे की तरफ क्या मिलेगा बच्चों, आपको BV मिलेगा, BV। ये BV वो वाला BV नहीं है भाई, ये वो वाला BV है, मैग्नेटिक फील्ड इन वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है जी, ऐसा मिल गया आपके पास। तो बच्चों इस वाले एंगल का नाम होता है एंगल ऑफ डिप। ये क्या है आपके पास, एंगल ऑफ डिप। यहां पे जो B है वो B क्या है आपके पास, B है नेट मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट ऑन अर्थ, एट एनी पॉइंट ऑन अर्थ, ठीक है। BH क्या है आपके पास, BH है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। और BV क्या है आपके पास, BV है मैग्नेटिक फील्ड इन वर्टिकल डायरेक्शन। मेरी बात समझ में आ रही है। तो यहां पे आपके पास में नेट मैग्नेटिक फील्ड था, इसके दो कंपोनेंट है, एक इधर BV है और एक आपके पास में इधर एक इधर BH है और इधर BV है। समझ में आ गया भाई। आप किसी भी रीजन पे जाएंगे वहां पे आप पूछ लीजिए भाई साहब नेट मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, तो आप उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अभी जो कंपास रहता है ना बच्चों वो ऐसा रहता है, इस एक्सिस के आउट हिंज रहता है, तो सिर्फ ऐसे ऐसे घूम सकता है, ऐसे ऐसे घूम सकता है। आपको वो कंपास नहीं चाहिए, अगर आपको देखना है ना एंगल ऑफ डिप, तो आप क्या कीजिए, वो कंपास लीजिए जिसके आउट ऐसे ऐसे घूम सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है। तो आपको दिखाई देगा अच्छा नेट मैग्नेटिक फील्ड इधर है, बहुत बढ़िया, इधर नेट मैग्नेटिक फील्ड ये BH है, तो ये हॉरिजॉन्टल जो एंगल बना रहा होगा दैट एंगल इज एंगल ऑफ डिप। यहां पे जो थीटा है, थीटा क्या कहलाता है, एंगल ऑफ डिप। बट कितना डिप मतलब कितना गिर गया, ये देखो ये कितना गिर गया, वो एंगल आ जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई, ठीक है। एंगल ऑफ डिप अर्थ के हर एक पॉइंट पे सेम होगा या डिफरेंट डिफरेंट होगा, सर डिफरेंट डिफरेंट होगा। कैसे डिफरेंट डिफरेंट होगा, क्योंकि सर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ऐसे जा रही है ना, तो किसी पॉइंट पे कोई एंगल बना रही है, किसी पॉइंट पे कोई एंगल बना रही है, समझ में आ रहा है। तो एंगल ऑफ डिप विल बी डिफरेंट एट, विल बी डिफरेंट, या फिर ऐसे बोलते हैं एंगल ऑफ डिप विल वेरी एट बाय पोजीशन ऑफ द अर्थ। अगर आप अलग अलग पोजीशन पर जाएंगे तो एंगल ऑफ डिप भी क्या आएगा आपके पास में, डिफरेंट डिफरेंट आएगा। तो आप ये बात लिख सकते हैं at different points on earth angle of dip will be different, angle of dip will be different। अरे समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। अगर मैं पूछूं एंगल ऑफ डिप पोल्स पे कितना है, एंगल ऑफ डिप पोल्स पे आप समझ पाएंगे एंगल ऑफ डिप पोल पे कितना है, तो देखते हैं। अगर मैं पूछूं एंगल ऑफ डिप किस पे, एट इक्वेटर, हम सोचते हैं इक्वेटर पे बात करते हैं, एट इक्वेटर, एट इक्वेटर। तो कैसे बोलेंगे सर, अगर हम इक्वेटर पे जाएंगे तो इक्वेटर पे क्या होगा, ये ऐसे टेंजेंट बना ना बिल्कुल, तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में अर्थ का सरफेस है, समझ में आ रहा है। तो अगर आप इक्वेटर पे जाएंगे तो ऐसा ऐसा रहेगा, तो ऐसा रहेगा तो हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बन रहा होगा, सोच जैसे ये इक्वेटर वाला पॉइंट होता तो मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल सीधी है ऐसे, और अगर मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल सीधी है तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा
उसी डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो एंगल कितना आएगा आपके पास, 0 आएगा। एट इक्वेटर जो एंगल आएगा आपके पास थीटा विल भी कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अगर आप बात करेंगे नॉर्थ पोल के ऊपर, नॉर्थ पोल पे आप चलिए, नॉर्थ पोल पे जाइए तो आप कैसे जाएंगे सर, यहाँ पे देखो पहले एंगल ऐसा आ रहा है, ऐसा 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 घूमता जा रहा है, घूमता है, मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से घूमेगा ना, यहाँ पे आके ऐसा हो गया, वो फील्ड बिल्कुल सीधी है ऐसे, तो ऐसा हो गया। तो अब जो एंगल ऑफ डिप बन रहा है वो कितना बन गया बच्चों, 90 डिग्री बन गया। अगर आप बात करेंगे एट नॉर्थ पोल, तो एंगल ऑफ डिप कितना आएगा आपके पास, 90 डिग्री। अब फील करके देखिए भाई साहब फील्ड लाइन कैसी है, अगर आप नॉर्थ पोल पे देखें फील्ड लाइन से अंदर की तरफ जा रही है, जब आप मैग्नेट को ऐसे रखें तो वो नीचे चली जाएगी। कंपास से आप एंगल ऑफ डिप चेक नहीं कर सकते, बिकॉज कंपास सिर्फ ऐसे ऐसे घूमता है, एंगल ऑफ डिप चेक करेंगे ऐसे घूमने वाला कंपास चाहिए, तो आपको इसको इस ऐसे अगर आप हिंज कर देंगे तो वो ऐसे से घूमेगा, वहां से आपको एंगल ऑफ डिप समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? तो कभी भी आपको एंगल ऑफ डिप दिया हो तो घबराना नहीं है, एंगल ऑफ डिप गिवन है तो BH BV आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं लिख दूं क्या यहाँ पे, tan थीटा किसके बराबर लिखा जा सकता है बच्चों, दैट विल बी BV डिवाइड बाय BH। तो एंगल ऑफ डिप की कहानी बच्चों यहाँ पे खत्म होती है। क्लियर? आप इसको छाप लीजिए। ग्राफिक मेरिडियन, एक बात करेंगे जियो मैग्नेटिक मेरिडियन, ये दोनों टर्म्स आपको रिक्वायर्ड होगी अगर आप निकालना चाहे, दैट इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अभी हमने पढ़ा था एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ना, जिसको हम एंगल ऑफ डिप बोलते थे, अभी हम पढ़ रहे हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। बातें क्लियर रखना, वो था एंगल ऑफ डिप या फिर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, बिकॉज कितने एंगल पे इंक्लाइन था। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अच्छा, अभी हम बात कर रहे हैं आपके पास में जियोग्राफिक मेरिडियन की और जियो मैग्नेटिक मेरिडियन। अब वो क्या होता है वो समझिए। मैंने यहाँ पे आपके पास पोल्स बना दिए, NG लिखा है मतलब जैसे जियोग्राफिक नॉर्थ, और SG मतलब जियोग्राफिक साउथ। सिमिलरली NM मतलब जियो मैग्नेटिक नॉर्थ, SM मतलब जियो मैग्नेटिक साउथ। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। यहाँ पे अगर आप एंगल देखेंगे, इनके बीच में एंगल आपको सब पता है। अगर मान लीजिए आपको बोला जाए भाई साहब जियोग्राफिक मेरिडियन क्या है या फिर जियो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, तो उसके बारे में सुनिए। अगर आपको मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है अर्थ के ऊपर, पॉइंट P, अभी तो 2D में दिखाई दे रहा है आपको, सर्कल पे दिखाई दे रहा है नहीं, पर ये अर्थ के सरफेस के ऊपर कोई पॉइंट है P। ठीक है, अगर आपको इस वाले पॉइंट के कोरस्पोंडिंग आपको जियोग्राफिक मेरिडियन बनाना है तो क्या क्या करो, इस P पॉइंट को पकड़ो, इस नॉर्थ पोल को पकड़ो और इस जियोग्राफिक साउथ को पकड़ो। कौन कौन से पॉइंट? 3 पॉइंट्स को, जियोग्राफिक नॉर्थ, जियोग्राफिक साउथ और P पॉइंट को, तीनों पॉइंट को जोड़ के एक प्लेन बनाया जा सकता है। ऑब्वियसली इसको, ये एक लाइन है और एक लाइन और एक पॉइंट को ज्वाइन करने वाला एक प्लेन बनाया जा सकता है। वो 3D बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, होगी मुझे, कुछ ऐसा सा प्लेन बनेगा वो आपके पास, ऐसा सा। ये ऐसा कुछ बच्चों समझ में आ गई? क्या क्या बोला मास्टर? एक ऐसा प्लेन जो आप किसी पॉइंट P की बात की, जैसे अब वो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा, आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आप चलेंगे, आप बोल सर इस वाले पॉइंट पे जियोग्राफिक मेरिडियन कैसा होगा, तो आप क्या बोलेंगे, उस वाले अर्थ के ऊपर उस पॉइंट पे जो जिस पॉइंट पे आप निकाल चाहते हो वो वाला पॉइंट जियोग्राफिक साउथ और जियोग्राफिक नॉर्थ, इन तीनों को जोड़ने वाला जो आपके पास प्लेन होगा, उस प्लेन का नाम क्या होता है? उस प्लेन का नाम होता है आपके पास में दैट इज जियोग्राफिक मेरिडियन। क्लियर? ठीक है। फिर अगर आप बात करें तो इसकी डेफिनेशन भी ये लिखी है, जियोग्राफिक मेरिडियन एट पॉइंट P, कोई भी जनरल पॉइंट P के ऊपर ऑन अर्थ सरफेस। ये P पॉइंट कहां पे है बच्चों? अर्थ के सरफेस के ऊपर है, तो उस P पॉइंट को ज्वाइन करना है, जियोग्राफिक नॉर्थ को ज्वाइन करना है और जियोग्राफिक साउथ, इन तीनों को ज्वाइन करने वाला जो प्लेन होगा उसका नाम क्या है? जियोग्राफिक मेरिडियन। इज द प्लेन पासिंग थ्रू द जियोग्राफिक पोल्स एंड पॉइंट P। समझ में आ गई ये बात? ठीक है। सिमिलरली अगर आप बात करेंगे किसकी, जियोग्राफिक मेरिडियन वगैरह बच्चों, ये क्या हो गया आपके पास में? जियो मैग्नेटिक मेरिडियन की बात करते हैं, जियो मैग्नेटिक मेरिडियन। तो आई होप आपको चमक गया होगा, जियोग्राफिक मेरिडियन चमक गया तो ये भी चमक जाएगा। जियो मैग्नेटिक मेरिडियन में क्या होगा बच्चों? सर उस पॉइंट P को, नॉर्थ को और साउथ को, उस पॉइंट P को, नॉर्थ को और साउथ को, कौन सा नॉर्थ कौन सा साउथ? जी, अब क्या मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ, जियोग्राफिक वाला नहीं, बिकॉज ये कैसा प्लेन है, कैसा मेरिडियन है? जियो मैग्नेटिक। तो पॉइंट P, जियोमैग्नेटिक नॉर्थ, जियोमैग्नेटिक साउथ, इन तीनों को जो ज्वाइन करने वाला जो प्लेन होगा उस प्लेन का नाम क्या है? जियोमैग्नेटिक मेरिडियन। तो आप ये बात लिख सकते हैं, जियोमैग्नेटिक मेरिडियन एट पॉइंट P ऑन अर्थ सरफेस इज द प्लेन पासिंग थ्रू दी, कौन सा? जियोमैग्नेटिक पोल्स एंड गिवन पॉइंट P। सारी बात सेम है, बस यहां पे जियोमैग्नेटिक आ गया। अगर आप देसी भाषा में चीजों को लिखना चाहें तो आप सीधी ये बात लिख लीजिए, किस किस को ज्वाइन करने वाला? जियोग्राफिक नॉर्थ, जियोग्राफिक साउथ और अर्थ के किसी पॉइंट को ज्वाइन करने वाला जो प्लेन होगा दैट इज जियोग्राफिक मेरिडियन। पॉइंट P, जियोमैग्नेटिक नॉर्थ, जियोमैग्नेटिक साउथ को ज्वाइन करने वाला प्लेन क्या होगा बच्चों? जियोमैग्नेटिक मेरिडियन। क्लियर? ठीक है बच्चों, आपको इतनी बात समझ में आ गई?
अब सुनिए सर, जियोग्राफिक मेरिडियन और जियोमेट्रिक मेरिडियन करेंगे क्या? एक्चुअली इसी से एक टर्म बनता है जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। हेडिंग डाल देते हैं हम यहाँ पे, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन वो क्या होता है? अगर आपको किसी भी पॉइंट पे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन निकालना है, किसी भी पॉइंट के ऊपर, तो उस पॉइंट पे आप जियोग्राफिक मेरिडियन बनाइए, जियोमेट्रिक मेरिडियन बनाइए, उनके बीच का जो एंगल होगा दैट एंगल इज नेम्ड एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। वापस सुन लीजिए, आप किसी पॉइंट पे मान लीजिए आपको एंगल ऑफ डिक्लिनेशन निकालना है, तो क्या कीजिए, वहां पर सबसे पहले आप जियोग्राफिक मेरिडियन बनाइए, ठीक, फिर आप वहां पे क्या बनाइए, जियोमेट्रिक मेरिडियन बनाइए, उनके बीच में कुछ एंगल होगा, जैसे यहाँ पे ये वाला एंगल है, तो इस एंगल का नाम क्या है आपके पास में? डी। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो क्या बोलेंगे? एंगल बिटवीन जियोग्राफिक मेरिडियन एंड जियोमैग्नेटिक मेरिडियन, at any point on earth is angle of declination at that point। बात समझ में आ गई? तो अगर आपको ये वाली वैल्यू भी डिफरेंट होगी, हर एक पॉइंट्स के लिए डिफरेंट होगी, तो आपको बेसिक कंसेप्ट क्या है, किसी पॉइंट पे जाकर निकालना हो तो वहां पे जियोग्राफिक मेरिडियन बनाइए, जियोमेट्रिक मेरिडियन बनाइए, उनके बीच का जो एंगल होगा दैट इज नेम्ड एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। सर ये क्या हेल्प क्या करता है, मतलब क्या यूज होता है इसका प्रैक्टिकल लाइफ में? देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूज ये है कि जैसे मान लीजिए आप समुद्र में मतलब बड़ा जहाज लेके आप जा रहे हैं, छोटा बड़ा कुछ भी लेके जा रहे हैं। अब क्या होगा, जो आपको अगर आप वहां पे कंपास यूज करेंगे तो कंपास आपको दिखाएगा जियोमैग्नेटिक नॉर्थ। कंपास आपको बच्चों क्या याद दिखाता है? जियोमैग्नेटिक नॉर्थ। समझ में आ रही है बात? और जियोमैग्नेटिक साउथ की डायरेक्शन दिखाता है कंपास। पर आपको जाना कहां पे? जियोग्राफिक नॉर्थ और जियोग्राफिक साउथ। तो आपको कितना एंगल उसे डेविएट करना है, जैसे इस वाले पॉइंट पे ये वाला एंगल डिफरेंट आ रहा है, तो ये इतने एंगल को आप पीछे चलते, जैसे मान लो इस वाले स्पेसिफिक पॉइंट पे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कुछ मान लो आपके पास में 1 डिग्री है, तो आपको समझ में आ रहा है जो आपको कंपास दिखा रहा है उससे 1 डिग्री इधर चलने से एक्चुअल आप जियोग्राफिक नॉर्थ या फिर जियोग्राफिक साउथ पे जा पाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर वो डिफरेंट पॉइंट डिफरेंट है तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आप जिस रीजन में घूम रहे हैं वहां पे एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कितना है, तो आपको उतना वेरिएशन लेके चलना पड़ेगा अगर आपको एग्जैक्टली जियोग्राफिक नॉर्थ पे जाना है। क्योंकि अगर आप इसके हिसाब से चलते रहे, कंपास के हिसाब से चलते रहे, तो भाई साहब आपको जियोमैग्नेटिक नॉर्थ पे पहुंचा देगा, पर आपको जियोमेट्रिक नॉर्थ पे नहीं जाना, आपको कहां पे जाना? जियोग्राफिक नॉर्थ पे। तो वो पता होना चाहिए कि भाई साहब कंपास जो दिखा रहा है वो जियोमैग्नेटिक नॉर्थ है, आपको जाना कहां पे? जियोग्राफिक नॉर्थ। तो उसमें जो एंगल का डिफरेंस है वो एंगल डिफरेंस कहां से पता चलता है? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन से। तो ये डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट आता है, पर एक रीजन के अंदर जैसे मान लो एक आदमी यहां से वहां जाता तो थोड़ा बहुत फर्क आता है, तो उनको आइडिया रहता है नेविगेटर्स को भी इतना एंगल कंसीडर करके यहां पे चलना है। तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके पास। तो क्या है मतलब जियोग्राफिक मेरिडियन और जियोमेट्रिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल है दैट इज नेम्ड एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, और वो डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट आएगा। क्लियर है बच्चों? छाप लीजिए। होता है जियोग्राफिक मेरिडियन, क्या होता है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जिसको आप एंगल ऑफ डिप भी बोलते हैं, या फिर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता है, सब चीजें हमने पढ़ दी। तो आइए फटाफट थोड़ी सी इस पे चर्चा कर लेते हैं। अब ना एक बात सुनो, अब हमने जब अगर जियोमेट्रिक मेरिडियन की हमने बात कर ली है तो आपको एक एंगल ऑफ डिप में और बेटर क्लियरिटी देते हैं। एंगल ऑफ डिप आपको तभी मिलेगा जब आप जियोग्राफिक मेरिडियन में होंगे। अगर आप जियोग्राफिक मेरिडियन नहीं होंगे तो आपको एंगल ऑफ डिप मिलेगा नहीं। पर वहां पे जियोमेट्रिक मेरिडियन इसलिए नहीं लिखा बिकॉज वहां पे आप समझ नहीं पाते उस चीज को। तो एक्चुअल डेफिनेशन अगर आप देखेंगे एंगल ऑफ डिप की, इट इज द एंगल मेड बाय अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विद हॉरिजॉन्टल, कहां पे? इन मैग्नेटिक मेरिडियन। कहां पे बच्चों? मैग्नेटिक मेरिडियन। तो अगर ये मैग्नेटिक मेरिडियन है आपके पास में, दिस प्लेन इज मैग्नेटिक मेरिडियन, लेट अस अज्यूम, देन ओनली यू विल गेट दिस इज नेट मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज एंगल थीटा, दिस इज बी नेट। तभी बच्चों आपको क्या मिलेगा? दिस विल बी दैट इज एंगल ऑफ डिप। इसके अलावा अगर आप कोई और प्लेन में होंगे तो आपको एंगल ऑफ डिप नहीं मिलेगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा, इस वाली बात को आप सही ढंग से नोट कर लीजिएगा। ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात को। अगर आपको एंगल ऑफ डिप जो मिला है उससे अगर आपको मैं बोलूं बी नेट पता है, बी एच बताओ, तो यहां पे बी एच कितना आएगा? बी एच आएगा दैट इज बी नेट कोस थीटा। बहुत बढ़िया। और अगर आप बात करेंगे बीवी, बीवी कौन सा? परपेंडिकुलर कंपोनेंट, दिस विल बी बीएच एंड दिस इज विल बी बीवी। तो अगर आप पूछो बीवी कितना है, दैट इज बी नेट साइन थीटा। पर ये कब मिलेगा? जब आप कौन से मेरिडियन में है? मैग्नेटिक मेरिडियन में है। अगर आप मैग्नेटिक मेरिडियन में नहीं होंगे तो अलग एंगल आएगा। थोड़ी देर में आपको ये बात दिखाई भी दे जाएगी, मैं दिखाता हूं आपको। फिर मैंने बोला कि यार अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए बेसिक 3 चीजें हमें रिक्वायर्ड हुई। कौन कौन सी? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्या होता है बच्चों एंगल ऑफ डिक्लिनेशन? क्विक रिवीजन करते हैं। क्या होता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन? सर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन आपके पास में एंगल है किस किस के बीच में? आपके पास में जियोग्राफिक नॉर्थ, सॉरी दैट इज
एंगल ऑफ डिक्लिनेशन इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिक मेरिडियन। मेरी बात समझ में आ गई? मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिक मेरिडियन के बीच जो एंगल है दैट इज नेम्ड एज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। हम देख चुके हैं। एंगल ऑफ डिप को हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किससे भी रिप्रेजेंट कीजिए, नाम ये है बस। एंगल ऑफ डिप क्या हो गया आपके पास में? सर मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर हॉरिजॉन्टल और बी नेट के बीच का जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ डिप। फाइन। फिर हमने बात की हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर आपको इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता होगा तो आप बी नेट भी निकाल सकते हैं, बी भी निकाल सकते हैं। तो अगर बच्चों तीन चीजें आपको गिवन होगी तो आप पूरे मैग्नेटिज्म को, अर्थ मैग्नेटिज्म को ढंग से समझ सकते हैं। अच्छा, अब हमने क्या किया, हम यार मतलब उसको एनिमेटेड के थ्रू नहीं दिखा पा रहे हैं तो हमने इसको बोर्ड पे बना लिया। तो बोर्ड पे कैसे दिखाया? हमने दो प्लेन बनाया, एक ये वाला प्लेन बनाया, एक ये वाला प्लेन बनाया। ये आपको दिख कैसे हो रहा होगा, आप इसको ऐसे एनालाइज कीजिए कि ये कॉपी है, तो ये ऐसा है, ऐसा। ये दो प्लेन है, एक ये वाला प्लेन और एक ये वाला प्लेन। क्लियर? इसको अंदर की तरफ लीजिए, ऐसे प्लेन है। बच्चों बात समझ में आ गई? ठीक है। तो यार प्लेन दिखाई दे रहा है, इसका नाम है जियोमेट्रिक मेरिडियन और ये है जियोग्राफिक मेरिडियन किसी जनरल पॉइंट के ऊपर। तो आप इस वाले एंगल को क्या नाम दे सकते हैं बच्चों? इस वाले एंगल को नाम दे सकते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्लियर? इसको डी से नोट कर दिया। यही होता था आपका जियोग्राफिक मेरिडियन और जियोमेट्रिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल होता है, उस प्लेन के बीच का एंगल जो होता है दैट इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अच्छा, अगर आप एंगल ऑफ डिप की बात करें तो आप क्या बोलेंगे? सर यहाँ पे कुछ बी एच आएगा, यहाँ पे ऐसे कुछ बी वी आएगा और यहाँ पे ऐसे कुछ बी नेट आएगा। दिस इज बी नेट and this angle is named as angle of inclination। इसको आई से नोट कर देते हैं। क्लियर है? तो आप इतनी कहानी को छाप लीजिए, फिर अपने आगे बढ़ेंगे। वो दैट इज एपरेट एंगल ऑफ डिप। अब इसके लिए क्या है आपके पास? देखिए, हम ऐसे बोल रहे हैं कि हमें ये समझ में आ गया सर जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपके पास में आता है वो मैग्नेटिक मेरिडियन में आता है। तो ये मैग्नेटिक मेरिडियन था और ये कोई जनरल प्लेन है, ये जियोग्राफिक मेरिडियन नहीं है, कोई जनरल प्लेन है, कोई भी एक प्लेन मान लिया। और जियो मैग्नेटिक मेरिडियन और इस प्लेन के बीच का जो एंगल है वो कुछ अल्फा मान लिया। ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए उस पॉइंट के ऊपर जो वहां पे जो उस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग, जैसे यहाँ पे मैं खड़ा हूं तो इस वाले प्लेन में मान लो जियो मैग्नेटिक है, ये कोई जनरल प्लेन है, ऐसा हो सकता है ना। ऑब्वियसली यहाँ पे ये वाला जो प्लेन है वो आपके अलग है, ये वाला प्लेन कुछ अलग है। तो मान लीजिए मैं जियोग्राफिक मेरिडियन, सॉरी जियोमेट्रिक मेरिडियन में अगर मैं देख रहा हूं तो एंगल ऑफ डिप ये वाला आ रहा है आपके पास में, ये आई लिख दिया, बी एच बी, ये बी नेट है। पर सोचिए अगर आप डिफरेंट प्लेन में चले गए, आप कोई और प्लेन में चले गए तो वहां पे जो एंगल ऑफ डिप आपको यहाँ पे दिखाई देगा वो आई नहीं दिखाई देगा, कुछ और दिखाई देगा। मेरी बात समझ में आ रही है? बिकॉज आपने यहाँ पे रखा, जैसे मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ थी, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ थी तो ऐसे डिप हो गया। पर आप मान लीजिए अगर आप इधर इसको लेके आगे, जैसे सोच के देखिए फील्ड कुछ ऐसे थी, फील्ड आपके पास में इस वाले पॉइंट पे कुछ ऐसे जा रही है। तो अगर आप इसी लाइन के लोग रखेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे जैसे नेट मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे जा रहा है तो यहाँ पे आप रखेंगे तो ऐसे टिल्ट हो जाएगा। पर सोचिए आपके पास जो आपने मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थी, आपने यहाँ पे रखा, ऐसे डिप हो जाएगा। पर मान लीजिए आपने रखा इसको ऐसे, तो उधर तो डिप नहीं हो सकता, तो यहाँ पे कुछ और एंगल डिप होगा आपके पास। जैसे इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ थी तो यहाँ पे इस फील्ड लाइन के अलोंग रख देंगे तो नेट आ जाएगा आपके पास, दैट इज एक्चुअल एंगल ऑफ डिप। पर मान लीजिए कोई और प्लेन में रख रहे हैं, उस तरफ मैग्नेटिक फील्ड उस लाइन, उस मतलब जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो उस तरफ नहीं है, तो अगर आप इसको वहां पे कहीं पे रखें तो एक अलग एंगल ऑफ डिप आएगा बच्चों। तो उसका नाम हमने कुछ रख दिया थीटा। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। दिस एंगल इज नोन एज एपरेंट एंगल ऑफ डिप, क्योंकि उस वाले प्लेन में जो एक्चुअल जो डिप आ रहा है वो जो आपके पास में इस वाले केस में अगर आप देखें यहाँ पे जो डिप है वो एक्चुअल वाली डिप से डिफरेंट आ रहा है। ठीक है। अब इसको कैसे प्रोसीड करें? अब देखिए यार, अगर आप बात करेंगे इस बीवी के दो, इस बी डैश के दो कंपोनेंट मान लीजिए, एक यहाँ पे मान लीजिए बी डैश एच और एक नीचे की तरफ आएगा आपके पास, वो तो यही बनेगा बिकॉज इस वाले में कंपोनेंट आएगा वो तो सेम आएगा। इतनी बात हमें समझ में आ गई। आपने कंपोनेंट बना लिया, इस बी डैश का यहाँ पे कंपोनेंट आएगा बी एच डैश और ये वाला आएगा बीबी, इस डायरेक्शन में बीबी, ये दोनों के लिए सेम है आपके पास। अब ये देखिए बी एच डैश जो है वो एक्चुअली इस बी एच का कंपोनेंट है इस वाले प्लेन के अंदर। वापस सुनिए, जो बी एच डैश है वो बी एच का कंपोनेंट होगा इस तरफ, बिकॉज नेट बी एच तो यही है ना, और नेट बीबी ये, तो बीबी दोनों में सेम है, तो ये वाला क्या है, ये इस बी एच का कंपोनेंट है। तो अगर आप देखेंगे बी एच डैश तो वो किसके बराबर होगा आपके पास, दैट इज बी एच और कोस अल्फा, ये वाला एंगल लेना पड़ेगा ना, कोस अल्फा। ठीक है। अगर आप बात करेंगे बीवी की, तो बीवी कितना आएगा आपके पास, दैट इज बी साइन आई। सही, बीवी क्या है, इस बी का, बी नेट का, इसको बोल दो बी नेट बोल दो, ये दैट इज बी नेट साइन आई। अब हम यहां से क्या करते हैं, हम यहां से टेन थीटा एक्सप्रेशन लिखते हैं। टेन थीटा किसके बराबर आएगा बच्चों, दैट इज बी डैश एच डिवाइड बाय बीवी। अरे सही है, टेन थीटा परपेंडिकुलर और आपके पास दिस इज बीवी, सॉरी टेन थीटा इज बीवी डिवाइड बाय बी एच डैश। फिर ये वाली वैल्यू आप इसको यहां पुट कर दीजिए, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, बी साइन आई डिवाइड बाय
BH cos अल्फा। तो आपके पास में जो एपरेंट एंगल ऑफ डिप है उसका जो रिलेशन दिखाई दे रहा है आपको, दैट इज B डिवाइड बाय BH cos। BH को आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं B नेट cos अल्फा। इसको आप जो ऊपर साइन आई लिख दिया ना आपने, यहां पे क्या लिखेंगे आप इसको, दैट इज B, दिस इज B नेट, इसको नेट लिख देता हूं ये लो। तो BH क्या बन जाएगा बच्चों, BH बन जाएगा B नेट, यहां पे नेट है, B नेट कोसाइन, दिस इज B नेट साइन आई डिवाइड बाय BH को लिख देंगे हम B नेट कोसाइन, B नेट कोसाइन मल्टीप्लाई अल्फा। तो ये साफ हो जाएगा आपके पास। तो यहां से tan थीटा एक्सप्रेशन आ रहा है, tan थीटा वो कितना आ रहा है आपके पास, दैट इज tan I डिवाइड बाय cos अल्फा। ये रिलेशन है आपके पास। यहां पे जो थीटा है आपके पास, दैट इज एपरेंट एंगल ऑफ डिप, एपरेंट एंगल ऑफ डिप। और ये जो अल्फा है, अल्फा ये क्या है आपके पास, एंगल बिटवीन प्लेन्स, एंगल बिटवीन प्लेन्स। और यहां पे जो थीटा हो गया वो एपरेंट डिप हो गया, और आई जो है दैट इज एंगल ऑफ डिप एट दैट पॉइंट, एट दैट पॉइंट। अच्छा, अगर मान लीजिए सर ये वाला प्लेन को जनरल प्लेन ना होके आपके पास में जियोग्राफिक प्लेन होता, तो यहाँ पे ये जो अल्फा होता है, अल्फा की वैल्यू क्या आती है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन के बराबर हो जाती है। अगर ये वाला प्लेन अगर जियोग्राफिक प्लेन होता तो अल्फा की जगह कितना आया था आपके पास, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्लियर है बच्चों? तो अर्थमैग्नेटिज्म वाला पार्ट यहीं पे खत्म हुआ। थोड़ा सा थ्योरेटिकल था, लास्ट वाले पार्ट को एक बार वापस आप व्यू कर लीजिए, इस एपरेंट डिप खुद से बना के देखिएगा तो आपको चमक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझ में आया कोई और प्लेन में एंगल डिफरेंट होगा, आपने इसको सोल्व किया, BH को BH डैश को लिखा, BH को लिखा BH cos अल्फा, आपने पुट किया, BB सेम है, आपने रेशियो निकाला, रेशियो आ गया। तो ये रिजल्ट कई बार पूछ लेता है एपरेंट डिप वाला, तो ये आपको पता होना चाहिए। रट्टा मारने के बजाय आप 2-3 बार खुद से करके देख लीजिए, आपको समझ जाए। 2-3 बार करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चमकेगा। क्लियर? तो एक बार आप यहाँ पे वीडियो देख के अर्थमैग्नेटिज्म वाला खुद से एक बार थ्योरी पढ़ लीजिए, फिर आप वापस डाउट आया, फिर आप वापस यहाँ पे आइएगा, फिर आपको बात क्लियर हो जाएगी। क्लियर है बच्चों? तो थोड़ा थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, पर ठीक है। कई बार जेई मेंस पूछा है, जेई एडवांस का तो है नहीं टॉपिक, तो हम बाई चांस मान लो सवाल आ जाए। जेई मेंस में क्या है ना, एक एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। अगर 1-4 नंबर भी आपके ज्यादा आगे, रैंक बहुत आगे चली जाती है, तो उस लहजे से थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, आप छाप लीजिए। देखा हो जैसे ये मैग्नेट है, इस मैग्नेट के नीचे आपने एक आयरन नेट चिपकाया, तो अब ये भी मैग्नेट बन जाता है, फिर इसके चिपकाएंगे, फिर एक ये भी मैग्नेट बन जाएगा। मतलब इसके आयरन से भी आयरन चिपक जाएगा अगर आपने इसको मैग्नेट के पास रखा है। समझ में आ रहा है? ये मैग्नेट है, इसको ये आयरन रोड है मान लीजिए, आपने इसको पास रखा तो ये भी मैग्नेट बन जाएगा, इसके पास में कुछ चिपकेंगे तो ये भी चिपक जाएगा। ऐसा क्यों होता है? फिर आपने ये भी देखा भाई साहब, एक बार अगर आयरन को आप काफी देर तक मैग्नेट के पास रखेंगे तो फिर वो आयरन भी कुछ देर के लिए मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो वो सब चीजें क्या है वो थोड़ा देखते हैं। एक्चुअली जो बेसिक चीज है वो क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई भी जनरल मटेरियल है, कोई भी बच्चों के आपके पास ये जनरल मटेरियल है, हर एक के पास में कुछ ना कुछ मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल होते हैं, वैसे क्या होते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं। किसकी वजह से होता है? बिकॉज चार्ज, आप जो करंट, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड, और वो रिवॉल्व करेंगे तो करंट कैरिंग लूप की तरह ट्रीट हो जाएगा, उससे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट होते हैं। पर इनिशियल जो मैग्नेटिक जो मटेरियल्स रहते हैं आपके पास में, उसमें जो मैग्नेटिक डाइपोल्स है वो सब रैंडमली ओरिएंटेड रहेंगे, कोई ऐसा, कोई ऐसा, कोई ऐसा। मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? ये आपके पास में क्या है, दिस इज मटेरियल, ये कोई जनरल मटेरियल है आपके पास में, और ये आपके पास में क्या, दीज आर द मैग्नेटिक डाइपोल, दीज आर द मैग्नेटिक डाइपोल्स। तो इनिशियली जो आपके पास में डाइपोल्स रहते हैं वो सब क्या रहते हैं, रैंडमली ओरिएंटेड रहते हैं। तो अगर आप बात करें नेट मैग्नेटिक मूवमेंट की, एम नेट, तो वो कितना आएगा आपके पास, 0 ड्यू टू रैंडम ओरिएंटेशन, ड्यू टू रैंडम ओरिएंटेशन। क्लियर? दिस इज नेट मैग्नेटिक मूवमेंट, ये 0 है आपके पास। ये अगर तो अभी आपने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया यहाँ पे, कोई भी कोई मैग्नेटिक फील्ड आपने नहीं लगाया यहाँ पे, नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या होगा, अगर आप मान लीजिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया आपने ऐसे B नॉट, तो अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो उसकी वजह से वो डिफरेंट मैग्नेटिक्स में डिफरेंट चीज होगी। मान लीजिए आयरन है आपके पास, तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू करता है। उसके लिए क्या होता है, उसके जो डाइपोल्स होते हैं वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, ऐसे डाइपोल्स क्या कर लेते हैं बच्चों, आप अरेंज कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे ऐसे आपने बनाया, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे छोटा सा ये मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, यहाँ पे क्या हो गया आपके पास, इसका साउथ पोल हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, नॉर्थ पोल हो गया। तो ऐसे ही ओरिएंट होगा, बिकॉज नॉर्थ पोल पे इसकी डायरेक्शन में, साउथ पे इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऐसे ऐसे अपने आप को क्या कर लेता है बच्चों, ये अलाइन कर लेता है। अच्छा, अब अगर ये ऐसे अलाइन कर दिया तो अब इसका जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है दैट विल बी नॉट 0, तो इट विल बिहेव लाइक, किसी तरह बिहेव करेगा बच्चों, बिहेव लाइक मैग्नेट।
अब ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो आयरन वाले केस में यही होता है, आप उससे मैग्नेट के पास लेके जाते हैं तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होता है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसके जो मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं वो अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, और अलाइन करने के बाद में ये खुद अपने आप में क्या बन जाता है, एक मैग्नेट बन जाता है। क्लियर? ऐसा कोई मटेरियल है जो मैग्नेट नहीं बनता, उसमें क्या होता है, उसमें अलाइन नहीं करते होंगे, या फिर उसके जो मैग्नेटिक डाइपोल्स होंगे वो फ्री नहीं होंगे मूव करने के लिए, वो बहुत फिक्स होंगे, या फिर उसमें मैग्नेटिक डाइपोल का जो सिंगल डाइपोल का मूवमेंट है वो भी जीरो आता होगा। ऐसे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। मान लीजिए हर एक मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की वैल्यू ही जीरो, जैसे वहां पे से ना पोलर सब्सटेंस होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, सेम सिमिलर कंडीशन यहाँ पे हो सकती है कि अगर मान लीजिए उसमें डाइपोल्स का ही मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं है, डाइपोल्स का मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं है, फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो आप कुछ भी कीजिए नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कभी आएगा ही नहीं। तो आपको समझ में आ गया कि भाई साहब कोई चीज को जब आप आयरन को लेके जाते हो तो क्या होता है, उसके डाइपोल्स मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से अरेंज हो जाते हैं और खुद मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। अब इसी बेसिस पे हमने कुछ टर्म्स हम लिख रहे हैं। सबसे पहली टर्म हम लिखते हैं दैट इज मैग्नेटाइजेशन। वो क्या है बच्चों, मैग्नेटाइजेशन। वो क्या है, अगर मान लीजिए एक मटेरियल है आपके पास में, ठीक है, एक मटेरियल है आपकी, और इसका जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है वो कुछ एम नेट है। नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है बच्चों, एम नेट आएगा, बिकॉज आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट है, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कितना है, एम नेट। तो एक टर्म है दैट इज नेम्ड एज मैग्नेटाइजेशन। वो क्या बोल, दैट इज नेट मैग्नेटिक मूवमेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम। क्या है बच्चों, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जो इसके अंदर आएगा डिवाइड बाय वॉल्यूम। क्लियर? आपने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, कुछ नेट मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा, दैट नेट मैग्नेटिक मूवमेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम इज कॉल्ड एज मैग्नेटाइजेशन। इसके अगर आप यूनिट की बात करेंगे, ये यूनिट, तो ये यूनिट कितना आएगा आपके पास, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कितना आएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट की यूनिट याद है, करंट कैरिंग वायर से निकाल लेते हैं ना, कितना था, NIA, दैट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम कितना है, मीटर क्यूब। तो यूनिट कितना बन जाएगा बच्चों, इसका यूनिट बन जाएगा एम्पियर पर मीटर। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये इसकी यूनिट होगी, तो इसको बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। तो आप ये इतना छापिए, फिर अपने आगे बढ़ते हैं, कुछ और टर्म्स की बात करते हैं, और कुछ थोड़ा आपको मैं समझाता हूं एक चीज, उससे आपको थोड़ी चीजें क्लियर होगी। अब आप ऐसे मानिए कि आपके पास में एक सोलेनोइड है, ठीक है जी, सोलेनोइड है, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो करंट की वैल्यू कुछ आई मान लीजिए, और इसकी जो नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, उसकी वैल्यू कुछ मान लीजिए स्मॉल है, ठीक है। तो अगर आप पूछो इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर कितना होगा, तो आप बोलेंगे दैट इज म्यू नॉट NI। क्लियर? अब इसके अंदर क्या करते हैं हम इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन की कोर इंसर्ट कर देते हैं, एक कोर इंसर्ट कर देते हैं। आप याद कीजिए, जैसे कैपेसिटर में हम डाइलेक्ट्रिक नहीं डालते थे, वैसे इसका जो डाइलेक्ट्रिक तो नहीं बोलते, इसको बोलते हैं सॉफ्ट आयरन कोर। ये क्या है, हमने इसमें सॉफ्ट आयरन कोर डाल दी। सर इससे क्या होगा, अब की बार अगर आप बात करेंगे, दिस इज B नॉट, ये किसकी वजह से, ड्यू टू सोलेनोइड, ड्यू टू सोलेनोइड। अरे समझ में आ रही है? अब यहां पे क्या होगा, यहां पे एक तो दो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएंगे, एक तो B नॉट था आपके पास, वो इनिशियली था सोलेनोइड की वजह से, एक इसके जो आपके पास में डाइपोल्स होंगे वो अपने आप को अरेंज कर देंगे, और डाइपोल्स अपने आप में को अरेंज कर देंगे, तो इसकी वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो अगर आप यहां पे नेट बात करेंगे, बी नेट इनसाइड सोलेनोइड, वो दो आएगा, B नॉट प्लस BM, B नेट प्लस B नॉट प्लस BM। ये तो B नॉट जो आपके पास में है, ये किसकी वजह से है, ड्यू टू सोलेनोइड, ड्यू टू सोलेनोइड। और जो BM आपके पास में है, किसकी वजह से है, ड्यू टू सॉफ्ट आयरन, ड्यू टू सॉफ्ट आयरन कोर। अरे सही है? तो अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू थी वो क्या हो जाएगी आपके पास, बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखो इस जो BM को रिप्रेजेंट करते हैं, BM को उसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू नॉट बाय M से। B नॉट को ऐसे लिखा जाता है म्यू नॉट मल्टीप्लाई M, और ये M क्या है, दैट इज मैग्नेटाइजेशन, जो अभी हमने देखा था ना, दैट इज मैग्नेटाइजेशन। क्लियर? ये BM को लिखते हैं आप। तो सिमिलरली इसी पैटर्न में B नॉट को लिखने के लिए B नॉट को ऐसे लिखा जाता है, B नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाई H, म्यू नॉट मल्टीप्लाई H। इसको जो टर्म का नाम है उसे बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। मेरी बात समझ में आ रही है? इसको ऐसे इसलिए लिखा गया ताकि दोनों को सेम पैटर्न में लिखा जा सके। तो यहां पे M था, वो क्या था, मैग्नेटाइजेशन, दिस M इज मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन, और ये जो H है दैट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब आप देखिए, आप B नेट को एक्सप्रेशन को यहां पे लिखिए, B नेट को क्या लिखेंगे, B नेट को B नॉट प्लस म्यू M लिखा था, B नेट प्लस BM। B नेट को क्या लिखा जा सकता है, दैट इज म्यू नॉट मल्टीप्लाई M, और इसको क्या लिखा जा सकता है, B नॉट को दैट इज म्यू नॉट मल्टीप्लाई H। तो यहाँ पे क्या गया, म्यू नॉट मल्टीप्लाई M प्लस H, इसको लिखा जा सकता है। यहाँ पे जो M है दैट इज मैग्नेटाइजेशन, और H आपके पास में क्या है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। हाँ भाई यहां तक ठीक है। अब भैया थोड़ा फील करनी पड़ेगी चीजों को ना, थोड़ा देखने के लिए। तो मैंने ये बोला कि यार ये जो M है आपके पास में, ये क्या है, ये आपके पास में ये हो रहा है कि भाई अगर आप इस मटेरियल को यहाँ पे डालते हैं तो उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है उससे ये वाला टर्म रिलेटेड है M। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए एक मटेरियल को उठा के आपने मैग्नेटिक फील्ड में डाला, तो वो खुद कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर पाएगा उसकी वजह से उस वो टर्म इससे रिलेटेड हो रही है। जैसे मान लीजिए एक सॉफ्ट आयरन कोर को डाला, तो उसमें अगर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड आएगा सॉफ्ट आयरन कोर के अंदर, मटेरियल में डालने के बाद में, मैग्नेटिक फील्ड में डालने के बाद में, तो ज्यादा M होगा, कम आएगा तो कम आएगा।
तो अब आपको ये समझ में आ रहा है सर ये जो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर कितना आएगा इस चीज पे डिपेंड करता है, वैसे बाहर से कितना लगाया, ऐसे ये बात भाई साहब बाहर से कितना मैग्नेटिक फील्ड लगा इसी पे डिपेंड करेगा कि भाई आपके अंदर कितना इंड्यूस होगा। भाई सॉफ्ट आयन कोर में ज्यादा फील्ड अगर इंड्यूस होता कब होता जब आप ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लगाते। तो एक्चुअली अगर आप देखें तो एम और एच दोनों इंटरलिंक्ड है। सर एम किससे लिंक्ड है, एम उससे लिंक्ड है। भाई साहब इंड्यूस कितना हुआ, ये इसको इंड्यूस की तरह अगर आप स्टडी में देखें तो इसमें इंड्यूस कितना हुआ, ये एच किससे रिलेटेड है कि एक्सटर्नल कितना लगा हुआ था, क्योंकि एच एच क्या है एक्चुअली म्यू नॉट इनटू में एच है। अगर आप देखेंगे बी नॉट की वैल्यू कितनी है म्यू नॉट एन आई, तो एक्चुअल में यहां पे जो h है वो ni के बराबर है, इस वाले केस में जो h है वो क्या है ni के बराबर। तो यार ये h वाली जो टर्म रेटेड है वो इससे रिलेटेड है भाई साहब कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना था, और ये जो m वाली टर्म रेटेड है वो किससे रिलेटेड है, इसके अंदर इंड्यूस कितना हो, दोनों टर्म आपस में क्या होनी चाहिए, इंटरलिंक्ड होनी चाहिए। और वो है भी कैसे लिंक्ड है वो आपके पास एक्सप्रेशन ये नहीं रहता है आपके पास, दैट इज m वेक्टर, दोनों वेक्टर है आपके पास में, तो m वेक्टर इज इक्वल टू काई टाइम h वेक्टर। दिस टर्म इज नेम्ड एज ग्रीक लेटर है ये, इसको बोलते हैं काई। क्लियर, m वेक्टर इज इक्वल टू काई टाइम्स h वेक्टर, इतनी बात समझ में आ गई। तो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए वो चीज डिफरेंट डिफरेंट काई डिफरेंट डिफरेंट होगा। ये काई किस पे डिपेंड करता है, काई डिपेंड्स अपॉन मटेरियल, वैल्यू ऑफ काई डिपेंड्स अपॉन मटेरियल, डिपेंड्स अपॉन मटेरियल। यानी कुल मिला के वैसी बात चली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में थी, जब आप डाइलेक्ट्रिक को डालते थे तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाई के हो जाता था। अब वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना चेंज है वो किस पे डिपेंड करता है, उस मटेरियल पे। वहां पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक नहीं, यहाँ पे क्या काई है। क्लियर, तो काई क्या है आपके पास कि एक्सटर्नल कितना फील्ड लगा रहे हैं दैट इज काई टाइम्स, और उसमें इंड्यूस कितना हो रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो। क्लियर है बच्चों, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आप देखिए अगर ऐसा रिलेशन है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी नेट को क्या लिख सकते हैं आप, इसे लिख दीजिए म्यू नॉट, ठीक है। एम को क्या लिख दीजिए काई टाइम्स एच, तो ये ऐसे बन जाएगा काई एच प्लस एच। फिर थोड़ा सा लहराता हुआ लिख देता हूं काई, ऐसा, ठीक है। तो अगर आप बी नेट को निकालने जाएंगे तो बी नेट आपके पास से बन गया म्यू नॉट मल्टीप्लाई, दिस इज म्यू नॉट एच मल्टीप्लाई 1 प्लस काई। अरे सही है 1 प्लस काई। इसका मतलब क्या हुआ सर, ये एच क्या है, एच है म्यू नॉट एन आई, एच क्या है बच्चों ni, एच क्या था ni। तो ये टर्म जो आपके पास म्यू नॉट इनटू में h है ये किसको डिनोट कर रहा है, बी नॉट को डिनोट कर रहा है। तो बी नेट कितना बन गया, बी नेट आपके पास में बन गया बी नॉट मल्टीप्लाई 1 प्लस काई। अब आप सोच के देखिए यार, अगर वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट हुआ करता था, मीडियम लाइन से ई नोट बाई के हो जाया करता, तो यहां पे क्या है मैं बोल रहा हूं इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड था बी नोट, अब कितना का बी नोट ब्रैकेट में 1 प्लस काई। तो ये वाली टर्म, ये जो टर्म है वो क्या डिनोट कर रहा है कि भाई साहब कितना चेंज आ रहा है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, देखिए बी नोट का आप लिख सकते हैं म्यू नोट एन आई, और इसको क्या लिख सकते हैं म्यू रिलेटिव। अरे सही है, इसको म्यू रिलेटिव लिखा जा सकता है। क्यों म्यू रिलेटिव लिखा जा सकता है भाई, वही तो चेंज तो बता रहा है ना आपको, ऐसे कितना किस हिसाब से चेंज हुआ। तो अब आप देखिए, अब आप इस बी नेट का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर मल्टीप्लाई एन आई, और म्यू नॉट म्यू आर को आप लिख सकते हैं एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, दिस इज म्यू एन आई बी नेट। चीजों को सिंक करके देखिए थोड़ा सा, पहले आपके पास में जो मैग्नेटिक फील्ड था वो था म्यू नॉट एन आई। मैं बोल दूं अगर मैंने म्यू नॉट को बदल के कोई और मीडियम डाल दिया तो आप क्या बोल सर उसका म्यू एन आई डाल दो, तो वही तो हुआ। अब की बार एक नया मीडियम आ गया, उसका म्यू कितना है, कुछ वो म्यू है, और वो म्यू किसके बराबर है, म्यू नॉट म्यू आर के बराबर। और ये म्यू आर किसके बराबर है, म्यू आर बराबर है 1 प्लस काई के। कंसेप्ट समझ में आ रहा है, ये वापस क्विक रिवाइज करते चीज थोड़ी क्लियर हो जाएगी। देखिए इनिशियली जब आपने सोलेनोइड को रखा तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड था दैट इज बी नॉट, और वो किसके बराबर था, म्यू नॉट एन आई। फिर आपने उसके सॉफ्ट आयन की कोर डाली, उससे क्या हुआ, सॉफ्ट आयन की कोर डालने की वजह सॉफ्ट आयन की कोर के अंदर कुछ मैग्नेटिक फील्ड आ गया, उसको आपने क्या नाम दिया, बीएम नाम दिया, और वो बीएम किसके बराबर है, म्यू नॉट मल्टीप्लाई एम, इसे बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। इसको इस टर्म में इसको लिखने के लिए इसको लिखा म्यू नॉट इनटू में एच के बराबर। तो ये जो एम रिलेटेड है वो इंड्यूस रिलेटेड है कि इसमें कितना इंड्यूस होगा, और ये रिलेटेड है भाई एक्सटर्नल कितना था क्योंकि बी नोट के बराबर है। तो यहां से अगर आप देख रहे हैं तो एच किसके बराबर आ रहा है, इस वाले केस में एच आ रहा है एन आई के बराबर, एच किसके बराबर आ रहा है, एन आई के बराबर, बस नाम बदल दिया, इसका कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या करा, म्यू नोट, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, मैग्नेटिक इंटेंसिटी। अब आपने क्या किया, म्यू नोट कॉमन निकाल दिया, यहां बन गया m प्लस एच, ठीक है जी। अब आपको ये समझ में आ रहा है सर ये वाली टर्म रिलेटेड है कि इंड्यूस कितना हुआ, ये एक्सटर्नल, और दोनों आपस में इंटरलिंक्ड होनी चाहिए। तो आपने बोला सर जो आपके पास में मैग्नेटाइजेशन है वो काई टाइम्स मैग्नेटिक इंटेंसिटी के बराबर होता है। क्लियर, ये एच आपको अजीब लग रहा है, एच कुछ नहीं है भाई साहब, एन आई तो है एच इस वाले केस में, ठीक है। अब आप ये देखिए अगर ऐसा एक्सप्रेशन लिख सकते हो, इसको लिख दिया भाई साहब, एम की जगह कितने लिख दिया, काई टाइम्स एच प्लस एच, एच को बाहर निकाल दिया, ये रिजल्ट बन गया। अब आपको समझ में आ रहा है सर इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड था म्यू नॉट एन आई,
अब मान लीजिए कोई मीडियम बदल दिया तो फाइनल कितना होगा, म्यू एन आई। ये क्या था, ये एयर का था आपके पास में परमिबिलिटी, और ये म्यू किसका होगा, जिस मीडियम को डाला उस मीडियम का परमिबिलिटी होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो हम इसको इस टर्म में लिखना चाह रहे थे, तो इस वजह से मैंने इसको लिखा, ये म्यू नॉट एन आई है तो ये म्यू आर दिखा रहा है। समझ में आ रहा है? आप याद कीजिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू म्यू ऑफ मीडियम डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको एब्सोल्यूट परमिटिविटी चाहिए होती थी, आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं। सेम कंसेप्ट यहां पे कर रहे हैं। इसमें क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और उसका नाम क्या है यहाँ पे, रिलेटिव परमेबिलिटी। क्लियर है बच्चों, ये टर्म आ गई यहाँ पे। अच्छा, म्यू और म्यू को मिला के क्या लिख सकते हैं आप, दैट विल बी एब्सोल्यूट परमिटिविटी। क्लियर है बच्चों, ये वाली बात ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या क्या चीजें निकाल दी वो थोड़ा देख लेता हूं मैं। मैंने यहाँ पे लिखा एक रिजल्ट, तो जो चीजें मुझे मिली, 1 प्लस काई किसके बराबर है, म्यू आर, और ये म्यू आर किसको डिनोट कर रहा है, रिलेटिव परमिबिलिटी, रिलेटिव परमिएबिलिटी। समझ में आ गई ये बात, ठीक है जी। और यहां से आपको क्या मिला था, म्यू नॉट म्यू आर, ये किसके बराबर है, म्यू, ये क्या है, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी। तो बच्चों आप इसको छाप लीजिए, एक बार खुद से करके देखना पड़ेगा, एक दो बार खुद से करके देखना पड़ेगा, थ्योरेटिकल चीजें हैं ना, एक बार खुद से करके आपको देखना पड़ेगा, फिर आपको क्लियर होगा। 100% क्लियर नहीं होगा, एक दो बार खुद से आप पूरा प्रैक्टिस करिए तो आपको समझ जाएगी बात मास्टर क्या बोल रहा है। तो इसको हम काई बोल रहे थे, उसका क्या स्टैंडर्ड नाम भी कुछ है क्या, हाँ उसका स्टैंडर्ड नाम है, उसे बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। क्या बोलते हैं बच्चों, ससेप्टिबिलिटी। तो आप हेडिंग डाल दीजिए ससेप्टिबिलिटी। वैसे हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, पर ठीक है इसका नाम लिख लेते हैं। तो इसको, इस टर्म को बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। किसको सर, काई को, ठीक है। तो हम उसको लिख लेते हैं ससेप्टिबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी किसे डिनोट करते हैं, वैसे काई से डिनोट कर रहे हैं। अच्छा गलत नहीं है, काई है ऐसे ना, ये से काई है। अब सर ये मतलब क्या है, फील नहीं आ रहा, फील में देखिए यार मेरी बात सुन, ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या, मैंने कितना ससेप्ट किया, मैंने कितना ससेप्ट किया। मान लो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था बी नॉट, जैसे एक आपने इस मटेरियल को रखा था, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, वो कितना था बी नॉट। अब इसके अंदर जो आ गया इंड्यूस हो गया, दैट इज कुछ मान लो एम, या फिर कुछ नया आ जाए, बी डैश आ गया, तो हम क्या बोले, उससे कितना ससेप्ट कर दिया, बी डैश उसे ससेप्ट कर दिया। तो ससेप्टिबिलिटी में आपको ये बताता है कि भाई साहब देखिए, ये एच किसको डिनोट कर रहा था, एच ही डिनोट कर रहा था, आपने कितना लगाया, और एम कितना है, उसके अंदर कितना आया। तो आप ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला क्या बन जाए, एम डिवाइड बाय एच। क्लियर, इसकी वैल्यू कितनी है बच्चों, m by h आ गई। तो इसको अगर आप लैंग्वेज की फॉर्म में लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं, ससेप्टिबिलिटी इज रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू द मैग्नेटिक इंटेंसिटी। फील करके समझेंगे तो आपको समझ में आएगा सर आपने कितना लगाया और उसमें कितना जनरेट हुआ, वो कितना ससेप्ट कर पाया। तो वो कितना आपने लगाया, दैट इज h, उसने ससेप्ट किया m। इन दोनों जो रेशियो को आप बात करेंगे दैट विल बी ससेप्टिबिलिटी। यहाँ पे आप वेक्टर लगा नहीं सकते, बिकॉज डिवाइड में है। अगर आप वेक्टर लगा के लिखना है तो फिर आपको इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। क्लियर है बच्चों, तो आप चाहे तो यहीं पे लिख सकते हैं उस सिंबल के साथ, दिस इज ससेप्टिबिलिटी इट इज कॉल्ड। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि यार अगर हमारे पास में इतनी सब चीजें हमने पढ़ ली, ससेप्टिबिलिटी ये सब बातें हमने कर ली, तो यार इसके बेसिस पे हमने मटेरियल्स को 3 हिस्सों में बांटा है। कौन कौन से, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। तो ये फटाफट उसको कवर कर लेते हैं, दैट इज थ्योरेटिकल पार्ट है लिटिल बिट, पर ठीक है फटाफट इसको निकाल देते हैं। बच्चों हम अभी बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज के हिसाब से मैग्नेटिक मटेरियल को 3 हिस्से में डिवाइड किया गया। कौन कौन सब्सटेंस, एक तो एक मटेरियल डायमैग्नेटिक मटेरियल, एक है पैरामैग्नेटिक और एक है फेरोमैग्नेटिक। आपको कुछ आइडिया तो होगा, आप वैसे थ्योरेटिकल चीजें आप नोट से पढ़ेंगे तो भी आपको चमक जाएगा, पर ठीक है आप एक बार क्विक इसको देख लेते हैं ताकि आप पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाए बात। पर ये सब जो अर्थ मैग्नेटिज्म में सारा पार्ट है वो वापस आपको गो थ्रू करना पड़ेगा, बिकॉज जेईई मेंस के लिए याद रखने वाली चीजें आप भूल सकते हैं ना इनको। तो देखिए डायमैग्नेटिक के अंदर क्या होता है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के अंदर क्या होता है कि अगर आप डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो जो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है एक्सटर्नल के। समझ में आ रहा है, अगर आपने एक्सटर्नल इस तरफ लगाया होगा तो वो उसको अपोज करेगा। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, सर मान लीजिए यहाँ पे एक डायमैग्नेटिक मटेरियल था, इसको आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो ये बोलेगा मैं इसको अपोज करूंगा तो कैसा कर देगा, ये इस तरफ अपना मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस करेगा। क्लियर। पैरामैग्नेटिक के अंदर क्या होता है बच्चों, अगर आप इसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल को, तो क्या करेगा ये अब इसके अंदर का नेट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा देगा। जैसे सॉफ्ट आयरन की कोर नहीं थी वहां पे सोलेनोइड के अंदर हमने देखा था, तो वैसे ही सेम प्रोसीजर करता है, ये अपने जो मैग्नेटिक मटेरियल है उनको इसकी डायरेक्शन में अलाइन करता है।
तो यहाँ पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है इसके अंदर वो बढ़ जाएगा। यहाँ पे बच्चों अगर आप नेट मैग्नेटिक फील्ड देखें तो घट जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है, इन मटेरियल्स के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, पर बहुत ज्यादा नहीं आता, थोड़ा बहुत आता है, बहुत ज्यादा आता नहीं है। क्लियर, ठीक ठीक, थोड़ी बहुत क्वांटिटी आती है, दैट इज नॉमिनल क्वांटिटी। ये पैरामैग्नेटिक हो गया। फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक भी आपके पास में पैरामैग्नेटिक के जैसा ही है, उसमें भी यही होता है। अगर आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं बच्चों, तो क्या होता है आपके पास कि इसके जो आपके पास में मैग्नेटिक डाइपोल्स है वो भी इसकी डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है, पर उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस दोनों में? दोनों में जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो क्या होता है कि जिसके मैग्नेटिक डाइपोल्स है वो उसकी डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, जिसकी वजह से इसकी मटेरियल के अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाता है, पर इसमें उसकी वैल्यू कम होती है और इसमें इसकी वैल्यू क्या है, ज्यादा है। जैसे मान लीजिए ससेप्टिबिलिटी का मैटर हो गया भाई साहब, यहाँ पे जो ससेप्टिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। ससेप्टिबिलिटी मतलब ये होगा भाई साहब, ये अगर आपने एक्सटर्नल लगाया 5 टेस्ला तो ये अपने अंदर प्रोड्यूस करेगा 50 टेस्ला। अरे मेरी बात समझ में आई? तो ससेप्टिबिलिटी कितनी हो? 10 टाइम्स होगी ससेप्टिबिलिटी। सिमिलरली यहाँ पे जो ससेप्टिबिलिटी होगी वो 10 टाइम्स नहीं होती, वो क्या होती है, कुछ कम होती है। और यहाँ पे तो उल्टा सिनेरियो चल रहा है भाई साहब, ये ससेप्ट नहीं करता, इसका उल्टा करता है। क्लियर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जनरल रिजल्ट लिख लेते हैं, एक जनरल रिजल्ट की बात करते हैं। मान लीजिए ऐसा कोई मटेरियल है, इसको आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, तो ये ऐसे अपने डाइपोल्स को अरेंज कर रहा है। हम एक जनरल बात कर रहे हैं। तो अगर आप बात करेंगे बी नेट की, तो बी नेट कितना आएगा बच्चों? बी नेट आएगा बी नॉट प्लस बी एम। सही है ये बात? बी नॉट एक्सटर्नल वाला और बी एम जो इसके अंदर इंड्यूस हुआ। ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। बी नॉट को क्या लिखा? म्यू नॉट एच, बिल्कुल बेसिक से करके दिखाता हूं मैं आपको। और इसको क्या लिखेंगे बच्चों? म्यू नॉट मल्टीप्लाई एम। अरे क्लियर है ये बात? ठीक है। और अब मुझे क्या पता है? मुझे ये पता है भाई सब एम को इस एच की फॉर्म में लिखा जा सकता है। दिस एम इज, दिस इज, ये आपके पास मैग्नेटाइजेशन है और ये आपके पास में इंटेंसिटी है। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? आप इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट काई, और ये बन गया एच। तो यहां पे जो रिजल्ट बना फाइनली, दैट इज म्यू नॉट एच मल्टीप्लाई 1 प्लस म्यू नॉट एच मल्टीप्लाई 1 प्लस काई। अरे सही है ये बात? और म्यू नॉट एच को बच्चों आप क्या लिख सकते हैं? बी नॉट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं बी नॉट। ये चीज पता होनी चाहिए, कोई बड़ा खेल नहीं है। बी को लिखते हैं म्यू नॉट एच और इसको लिखते हैं हम म्यू नॉट मल्टीप्लाई एम। क्लियर है? तो आपको समझ में आ रहा है सर, जो बी नेट है वो कुछ ऐसा बन जाएगा, जनरल केस के लिए ऐसा बन जाएगा। ठीक, अब आप ये बताइए इस वाले केस में जो बी नेट होगा, बी नेट वो क्या होगा? लेस देन होगा बी नोट से। सही बात है, बिकॉज जो आपके पास जो बीएम है वो नेगेटिव डायरेक्शन में है, और अगर बीएम नेगेटिव डायरेक्शन में है तो इसकी ससेप्टिबिलिटी होगी वो कैसी होगी बच्चों? नेगेटिव होगी। और नेगेटिव कितनी नेगेटिव हो सकती है? क्या ये जीरो बन सकता है क्या बी नेट? जीरो तो नहीं बनेगा भाई साहब। दो मार के चलो कितना बन जाएगा भाई? आप बहुत ही एक्सट्रीम केस होगा, चलो जीरो बन गया, पर उससे कम तो नहीं हो जाएगा। ऐसा थोड़ी है भाई साहब, ये जो इंड्यूस हुआ वो सोर्स से ज्यादा हो गया, ऐसा केस आपको दिखाई देता नहीं है। तो अगर आप मतलब आइडियल केस भी लेके चलेंगे, आइडियल डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो क्या करेगा वो? इसका जो अंदर जो इंड्यूस हुआ है वो इसको मार देगा, एग्जैक्टली बराबर हो जाएगा, उससे कम हो सकता नहीं है। तो ईटा की वैल्यू, ये जो आपके पास में काई है, सॉरी, इस काई की वैल्यू क्या होती है इसके लिए? लेस देन जीरो और इक्वल टू -1, इसके बीच में लाई करती है आपके पास। आइडियल केस में -1 होगी, रियल केस में -1 होगा नहीं। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है बच्चों, आइए फटाफट पैरामैग्नेटिक की बात कर लेते हैं। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स में क्या होगा? आप बता सकते हैं कि बी नॉट, बी नेट की जो वैल्यू है दैट विल बी ग्रेटर देन बी नॉट होगी, पर बहुत ज्यादा नहीं होगी, ठीक ठीक ही होगी। क्यों? क्योंकि हमने ये समझा कि इसके अंदर जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो ठीक ठीक होती है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं होती। तो आप क्या बोलेंगे? इसकी जो ईटा, जो आपके पास काई आएगा, वो जैसी ससेप्टिबिलिटी आएगा वो कैसा आएगा बच्चों? पॉजिटिव आएगा। और उसकी वैल्यू क्या होगी? उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी या ठीक ठीक होगी? मतलब ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू 1 से बहुत ज्यादा होगी या ठीक ठीक होगी? तो आप बोलेंगे सर ठीक ठीक होगी। तो आप बोलेंगे सर जो ससेप्टिबिलिटी आपके पास में है वो 0 से बड़ी होगी और कोई एक मतलब एवरेज नंबर जितना होगा, बहुत बड़ा होगा नहीं। that will not be so much large। क्लियर है ये बात? इसकी वैल्यू ठीक ठीक होगी। तो आप इसको कुछ भी एक वैल्यू का नाम दे दो, कुछ जेड नाम दे दो, तो ये बोलोगे दैट इज दिस वैल्यू इज नॉट वेरी लार्ज, दिस वैल्यू इज नॉट वेरी लार्ज। मेरी बात समझ में आ गई? ठीक है। अब अगर आप बात करेंगे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, सर उसमें क्या होगा? फेरोमैग्नेटिक के अंदर क्या होता है भाई साहब? जो बी नेट की वैल्यू है, बी नेट की वैल्यू दैट इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू बी नॉट, दैट बी नेट इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू बी नेट। अच्छा, अगर ऐसा है तो इसके लिए भी आपके पास में जो काई है दैट काई इज पॉजिटिव, पर अब की बार जो काई की वैल्यू होगी वो बहुत बड़ी होगी आपके पास, दैट इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू 1 आप बोल सकते हैं। क्लियर? या फिर आप लिख सकते हैं काई विल बी लार्ज, काई विल बी लार्ज एंड पॉजिटिव।
मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपको तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया, डाया, पैरा, फेरो। डाया का मतलब जो इसमें ससेप्टिबिलिटी होगी वो उल्टी डायरेक्शन में होगी, ये अपना जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अपोजिट डायरेक्शन में करेगा। पैरा सेम डायरेक्शन में करेगा पर कम करेगा, और फेरो सेम डायरेक्शन में करेगा पर बहुत ज्यादा करेगा। क्लियर है बच्चों? तो ये बेसिक डिफरेंस था आपके पास में डाया, पैरा और फेरो के अंदर। आगे देखते हुए आप नीचे लिखते रहिएगा इसको। अब देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए ये आपके पास में डायमैग्नेटिक मटेरियल है, ये बच्चों क्या है आपके पास डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो आपको पता है सर इसके अंदर फील्ड को बढ़ाना है कि घटाना है? घटाना है। तो जो फील्ड लाइंस होगी उनका काउंट क्या हो, घट जाएगा। पहले ये सब फील्ड लाइंस ऐसे थी, जब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस यहाँ पे नहीं था तब सारी फील्ड लाइंस पैरेलल थी। पर अब ये फील्ड लाइन क्या बोल रही है, इसके अंदर नहीं जाना, बिकॉज फील्ड को क्या करना है, कम करना है। तो फील्ड लाइंस ऐसे कुछ टिल्टेड हो जाएगी। तो फील्ड लाइंस का पैटर्न जो आपको डायमैग्नेटिक में दिखाई देता है बच्चों को ऐसा दिखाई देता है। क्लियर? ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं इस वाली टर्म की। यार ये क्या था, दिस इज रिलेटिव परमिटिविटी। सर ये कहां से आता था? रिलेटिव परमिटिविटी बच्चों यहां से आता था, आपको याद है ये वाली चीज? तो आपने लिखा था बी एम या फिर बी नेट को आप क्या लिख सकते थे, आप लिख सकते थे पहले लिखते थे आप म्यू नॉट एन आई। आप याद कीजिए सोलोनॉइड वाले में पहले था म्यू नॉट एन आई। अब मैंने बताया था कि अगर आपके पास में मीडियम बदलेगा तो यह टर्म कैसी बन जाएगी, मल्टीप्लाई म्यू आर बन जाएगी। सही है ये बात? तो यहां पे ये जो 1 प्लस काई होता है, क्या 1 प्लस काई, ये किसके बराबर आता है बच्चों आपके पास में, रिलेटिव परमिटिविटी। अब मुझे पता है कि यहाँ पे जो काई की वैल्यू है वो किससे किसके बीच में लाई कर रही थी। इस वाले केस में याद कीजिए काई की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही थी, तो काई की वैल्यू लाई कर रही थी 0 से लेके -1 तक। मेरी बात समझ में आ रही है? और अगर काई की वैल्यू 0 से लेके -1 तक लाई कर रही थी तो म्यू आर की वैल्यू बच्चों कहां से कहां तक लाई करेगी, म्यू आर विल लाई फ्रॉम 0 to 1। मेरी बात समझ में आ गई? तो वही बात लिखा है भाई साहब कि जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस कहां से कहां तक, 0 से 1। आप बेसिक से चलिए आपको चीजें चमकेगी। आप ये समझिए यहां से म्यू आर आया कहां से, म्यू आर 1 प्लस काई से। काई की रेंज पता है, काई की पता तो म्यू आर की पता होगी। क्लियर है ये बात? ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं कि यार एक बी नेट अगर मैं पूछूं, इनिशियली था अगर आपके पास में बी नॉट इनिशियल था म्यू नॉट एन आई। अब आप बताइए अब जो बी नेट होगा वो क्या लिखेंगे आप, म्यू एन आई लिखा जा सकता है, म्यू एन आई। सर यहाँ पे ये म्यू क्या है, दिस इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी, दिस इज एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो आपको बोलो ये पहले वैल्यू म्यू नॉट थी, अब इसकी यहाँ पे जो म्यू होगा वो 1 से छोटा होगा या 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि सर जी बी नेट को कम करना है, इनिशियल था म्यू नॉट एन आई, अब क्या होगा, कम होगा। तो म्यू की वैल्यू जो आपके पास में होगी दैट विल बी लेसर देन म्यू नॉट, तभी तो इसकी वैल्यू कम होगी आपके पास, तो म्यू लिखा लेस देन म्यू नॉट। ठीक है। फिर एक और प्रॉपर्टी इसकी कि अगर आप कभी भी एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को, अगर आप कभी भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसको रिपेल करता है। मतलब जैसे मान लीजिए आपने एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को कुछ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, तो वो कोशिश करेगा कि मैं उससे दूर भागूं मैग्नेटिक फील्ड से, वो उसके पास जाना चाहता नहीं है। मान जैसे आपके 2 पोजीशंस थी आपके पास में, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड था 20 टेस्ला, यहाँ पे था 10 टेस्ला, तो कहां भागने की कोशिश करेगा, 20 टेस्ला से लेके 10 टेस्ला की तरफ, 20 से 10 की तरफ। तो ये क्या करता है, ये मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होता है, क्योंकि उसको अपोज कर रहा है ना, इसको पसंद नहीं आ रहा भाई साहब मेरे कोई बाहर का मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए उसको अपोज कर रहा है, तो क्या करेगा वो उससे दूर भागेगा। तो हमने क्या लिखा, these get feebly repelled from magnet, मतलब वो उसको रिपेल करता है। क्लियर है बच्चों? ये प्रॉपर्टी थी आपके पास डायमैग्नेटिक की, इसको आप पूरे में एक साथ लिख लीजिएगा। अभी हम बात करते हैं पैरामैग्नेटिक की। आइए हाँ भाई, अब हम बात करें पैरामैग्नेटिक की। पैरामैग्नेटिक क्या होता है सर, जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रहते हैं उसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड आता है, पर उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होती, वो मैग्नेटाइज होता है, उसकी डायरेक्शन में ही होता है पर बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो उस वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी, आप बताइए। अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड था, पहले मैग्नेटिक फील्ड था बी नॉट, अब अगर मैं पूछूंगा बी नेट, तो बी नेट कितना है आपके पास, दैट इज बी नॉट प्लस बी एफ। अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा ना बच्चों, अगर अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा तो फील्ड लाइंस क्या होगी, क्लोज आ जाएगी। तो यानी फील्ड पहले स्ट्रेट जा रही थी, अब वैसे क्लोज आ गई, बिकॉज अंदर मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना है। क्लियर? ये बात करते हैं म्यू आर, तो म्यू आर किसके बराबर होता है, म्यू आर होता है 1 प्लस काई के बराबर होता है। अब इस वाले रिजल्ट में पैरामैग्नेटिक वाले में काई की वैल्यू क्या थी, काई की वैल्यू थी 0 से लेके कुछ एक नंबर z, ऐसे लिखा था हमने यहाँ पे काई। इस वाले केस में काई कितना था बच्चों, 0 से लेके कोई z तक था आपके पास, और z कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं था, ठीक ठाक सा नंबर था। तो अगर आप देखेंगे 1 प्लस z को आप, सॉरी 1 प्लस काई को आप लिखते हैं म्यू आर, तो म्यू आर की वैल्यू बच्चों कहां से कहां तक आ जाएगी, सिंपल आप इस इक्वालिटी में जोड़ दीजिए तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है। अब आप देखिए इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी नेट वो क्या होगा, वो थोड़ा ज्यादा होगा किससे, बी नोट से, इनिशियल वाले मैग्नेटिक फील्ड से। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो आप बी नेट को लिख रहे हैं, बी नेट इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाई वो जो आपके पास दैट इज आई, दैट इज एच ना, बी नेट दैट इज
नहीं तो आप इसको ऐसे देखिए, पहले मान लीजिए कुछ म्यू नॉट एन आई की टर्म में था आपकी बार आपके पास रिजल्ट इनिशियली, अब आपको पता है नेट बढ़ गया, नेट बढ़ गया मतलब ये जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, पहले से ज्यादा हो जाएगी, बिकॉज बी नेट को बढ़ाना है तो बी नेट को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट परमिटिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने बोला एब्सोल्यूट परमिटिविटी विल बी ग्रेटर देन द म्यू नॉट दैट इज परमिटिविटी, दैट इज परमिटिविटी इन एयर। ठीक है, अब अगर आप बात करें पैरामेग्नेटिक सब्सटेंस की, तो ये क्या होते हैं, ये अट्रैक्ट होंगे क्योंकि इनके अंदर उसके डायरेक्शन में आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो अट्रैक्ट होंगे पर बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से नहीं होंगे, थोड़े थोड़े फोर्स से होंगे, इस वजह से हम लिखे दीज गेट वीकली अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट। ठीक है बच्चों, आप पैरामेग्नेटिक छापिए, फिर हम चलते हैं फेरोमैग्नेटिक के ऊपर। आइए बच्चों अभी बात करते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की, उसके अंदर क्या होता है। जो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड हो बहुत ज्यादा होगा, मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर बहुत ज्यादा होगा तो फील्ड लाइंस बहुत ज्यादा पास पास होगी, तो इस वजह से हमने फील्ड लाइंस इन दोनों के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा क्लोज बनाई है। ठीक, सिमिलरली अगर आप बात करेंगे म्यू रिलेटिव की, तो म्यू रिलेटिव क्या होगा, यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है वो बहुत बड़ी है, तो म्यू आर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी, म्यू आर विल बी वेरी लार्ज। ठीक है, फिर अगर आप बात करें नेट मैग्नेटिक फील्ड, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड को आप क्या लिखेंगे, दैट विल बी वेरी लार्ज, नेट मैग्नेटिक वी नेट विल बी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू बी नॉट, तो यहाँ पे जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी होगी वो भी क्या होगी आपके पास बहुत ज्यादा होगी। तो हम क्या बोलेंगे, और इनकी जो टेंडेंसी होगी वो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इनकी जो टेंडेंसी है वो किसकी तरफ है, वो इनकी टेंडेंसी है कि मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाने की, कि वो चाहता है, वो बहुत स्ट्रांगली उसकी डिजायर रहती है मैं लो मैग्नेटिक फील्ड से हाई मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करूं, बिकॉज उसको चाहिए ना भी, अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो उसको खुद का मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो उसको सपोर्ट कर रहा है, तो क्या लिखेंगे हम, दे हैव स्ट्रांग टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है बच्चों, तो बेसिक डिफरेंसेस आपके पास डाया, पैरा और फेरो में। ठीक है, आप इसको छाप लीजिए। बच्चों पैरामेग्नेटिक सब्सटेंस के लिए एक लॉ होता है, दैट इज नेम्ड एज क्यूरीज लॉ। मैडम क्यूरी ने इसको डिस्कवर किया था, इसलिए उनके नाम पे इस लॉ का नाम है। ये क्या बोलता है, आपको सिंपल सी बात समझाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं बोलता। आपको समझ में आता है कि सर जो ससेप्टिबिलिटी जो है, ससेप्टिबिलिटी वो किस चीज पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है वैसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कैसा है। ठीक है, तो आपने कोई क्या हो ससेप्टिबिलिटी, हम बोल सर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो इसके जो डाइपोल्स होंगे वो अपने आप को अरेंज करेंगे। सही बात है, इसके मैग्नेटिक डाइपोल्स हम अपने आप को अरेंज करेंगे। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ाएंगे तो इनको जो डाइपोल्स का अलाइनमेंट होगा वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है ये बात, तो हमें समझ में आ गया, जो ससेप्टिबिलिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करती है। उसकी सिंपल सी बात थी, वो हमने देखा भी था, दैट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज ससेप्टिबिलिटी मल्टीप्लाई बी नॉट, ऐसा एक्सप्रेशन हम लिखते भी थे, कोई दिक्कत नहीं थी इसके अंदर। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, अब इसने मैडम क्यूरी ने ये बोला कि टेम्परेचर के ऊपर ससेप्टिबिलिटी वेरी करती है, अगर टेम्परेचर को आप चेंज करें ससेप्टिबिलिटी वेरी होगी। अगर मान लीजिए आपको लो वो कुछ नहीं पता, मैं सिंपल बात पूछूं, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो ससेप्टिबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी, आपको ये सिर्फ सोच के बताना है। तो सर कैसे सोचेंगे, ससेप्टिबिलिटी है क्या, ससेप्टिबिलिटी ये है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को देख के इस मटेरियल के जो डाइपोल्स हैं वो अपने आप को कैसे अलाइन करते हैं। अब सोचिए टेम्परेचर बढ़ा देंगे, टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो इन डाइपोल्स की रैंडमनेस भी क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी, और अगर इन जो डाइपोल्स की रैंडमनेस बढ़ जाएगी तो इनके अलाइनमेंट होने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आ रही है भाई, अभी इस मैग्नेटिक फील्ड पे ऐसे अलाइन हो रहे थे, आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रैंडमनेस और बढ़ेगी, रैंडमनेस बढ़ेगी तब के जो इनका जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, तो हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, जो आपके पास में दैट इज ससेप्टिबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है, आपके पास घट जाती है। यही बात मैडम क्यूरी ने बोली। मैडम क्यूरी ने क्या बोली, जो आपके पास में ससेप्टिबिलिटी है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, दैट इज exactly expression is that susceptibility is equal to C, that is this is constant, this is Curie's constant, mu naught divided by T। ये एक्सप्रेशन था क्यूरी का, मैडम क्यूरी का दिया हुआ। पर ये वाला भी एक स्पेसिफिक रेंज तक ही वैलिड है आपके पास में। क्यों, क्योंकि अगर एक ऐसा आपने इतना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया कि भाई साहब पूरा का पूरा जो इसके डाइपोल्स है वो सबके सब अरेंज हो गए, पूरे डाइपोल्स आपने अरेंज कर दिए। अब आप सोचिए, अब आप टेम्परेचर को घटाएंगे तब भी ससेप्टिबिलिटी बढ़ नहीं सकती। समझिए मेरी बात को, अगर आपने इतना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया कि भाई साहब इसके जितने के डाइपोल्स है सबके सब अपने मैक्सिमम कंडीशन में अलाइन हो गए, अब आप सोचेंगे सर उतना मैग्नेटिक फील्ड लगा के अब मैं टेम्परेचर को घटाऊंगा तो भाई साहब ससेप्टिबिलिटी कम नहीं हो सकती। अब सोच के देखिए ना भाई, अब सोच देखिए, मान लीजिए इसके पास 50 डाइपोल्स थे, आपने पहले जब 10 टेस्ला लगाया तो कुछ 5 डाइपोल्स अलाइन हुए, फिर आपने कुछ 20 टेस्ला लगाया तो 10 हो गए, एट द एंड आपने इतना मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया कि सारे के सारे डाइपोल अलाइन हो गए। अब आप टेम्परेचर को घटा के ससेप्टिबिलिटी बढ़ाएंगे कैसे, बिकॉज कोई डाइपोल बचा ही नहीं जो अलाइन हो पाए। तो ये बात समझ में आ गई, क्यूरीज लॉ की भी एक रेंज है, उससे नीचे वो मतलब वैलिड नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे,
इसीलिए इसमें आप देखिए आपके पास लिखा हुआ है क्यूरीज लॉ स्टेट्स दैट वेल बिफोर सैचुरेशन पॉइंट। ये सैचुरेशन पॉइंट क्या है? वो पॉइंट जहां पे सभी डाइपोल्स अलाइन नहीं हुए। वापिस बात समझ लीजिए बच्चों, अगर इसके से 50 डाइपोल्स थे, क्लियर, आपने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया कुछ 1000 टेस्ला और 50 के 50 डाइपोल्स क्या होंगे? अलाइन होंगे। अब मैडम क्यूरी के लॉ के हिसाब से आप टेम्परेचर को घटाओ तो और डाइपोल्स अलाइन होंगे, तो तभी ससेप्टिबिलिटी बढ़ेगी। भाई साहब पर होगा कैसे? ऐसा हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि डाइपोल का काउंट ही मैक्सिमम कितना है? 50 है। तो अगर आपके पास सब डाइपोल्स अलाइन होगी, जिसको आप सैचुरेशन कंडीशन बोलते हैं, अगर वो आपको अचीव होगी तो उसके बाद में आपके पास ये जो क्यूरीज लॉ है वो वैलिड नहीं है। इसलिए बच्चों इस एक्सप्रेशन के अंदर ही हमने पहले लिख दिया कि क्यूरीज लॉ स्टेट्स दैट वेल बिफोर सैचुरेशन पॉइंट ऑल द ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्लियर? इसमें सवाल आते हैं, सीधे फॉर्मूले बेस्ड सवाल आते हैं। तो इस वाले टॉपिक के लिए मतलब न्यूमेरिकल्स की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ थ्योरी से ढंग से कर लेंगे, सवाल सीधे आपके पास में फॉर्मूला बेस्ड आता है, फटाफट उनको कर पाएंगे। जेईई मेन का टॉपिक है, हल्का सा टॉपिक है, मतलब थ्योरेटिकल है, मतलब बोरिंग और थ्योरेटिकल है, पर ठीक है थोड़ा देख लेते हैं। छाप लीजिए आप इसको। बच्चों इस टॉपिक की लास्ट बात वो क्या है आपके पास में कि अगर आप टेम्परेचर, जैसे आपके पास में एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक ऐसा टेम्परेचर आता है जब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस किस में कन्वर्ट हो जाता है? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में। तो जिस टेम्परेचर पे ऐसा होता है उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? क्यूरीज टेम्परेचर। आप भी सुनिए मास्टर क्या बोल रहा है कि जैसे से आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का तो रैंडमनेस बढ़ती है, रैंडमनेस बढ़ती है, रैंडमनेस बढ़ती है, रैंडमनेस, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास जो मैग्नेटाइजेशन है वो बहुत ज्यादा होता है। जिसका मेरी बात समझ में आ रही है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे एक मटेरियल है, इसमें आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 10 टेस्ला, इसके अंदर बन जाता है कुछ 1000 टेस्ला, तभी तो उसको आप फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बोलते हैं। पर सोचिए अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाते तो रैंडमनेस बढ़ रही होगी, और अगर इसकी रैंडमनेस बढ़ेगी तो इसकी ससेप्टिबिलिटी घटती रहेगी। तो ऑब्वियसली कोई एक ऐसा टेम्परेचर आएगा आपके पास में जब इसकी मतलब जो ससेप्टिबिलिटी होगी बहुत कम हो जाएगी, तो किसी कैटेगरी में चला जाएगा आपके पास? वो चला जाएगा आपके पास पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की कैटेगरी में। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। एक्चुअल लॉजिक अगर आप देखेंगे तो अगर आप थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है उसमें डोमेन टाइप स्ट्रक्चर होती है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं वो डोमेन टाइप स्ट्रक्चर नॉर्मल डाइपोल्स के स्ट्रक्चर में टूट जाती है, बिकॉज रैंडमनेस बढ़ती है तो डोमेन सारे ब्रेक हो जाते हैं, इस वजह से वो आपके पास में पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, एट हाई इनफ टेम्परेचर ए फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, दिस स्पेसिफिक टेम्परेचर इज नोन एज क्यूरीज टेम्परेचर। और ये क्यूरीज टेम्परेचर का मैं वो दिखाना चाह रहा हूँ कितना होता है। देखिए आयरन के लिए होता है 1043 केल्विन, निकल के लिए होता है आपके पास में 631 केल्विन, तो अच्छा खासा टेम्परेचर है भाई। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं भाई क्यूरीज लॉ अब वहां पे होल्ड करेगा नहीं, वो क्यूरीज लॉ था, ये क्यूरी टेम्परेचर, दोनों अलग अलग बात है ना बच्चों। क्यूरीज लॉ क्या था? ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, किसके लिए वैलिड था? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए, और किसी के लिए वैलिड नहीं था। क्यूरीज टेम्परेचर क्या है? वो टेम्परेचर जहां पे एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस किसमें कन्वर्ट होता है? पैरामैग्नेटिक के अंदर। बहुत बढ़िया। अच्छा अब आप देखिए, मैं बोलूं ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि भाई साहब टेम्परेचर, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक के लिए वैलिड नहीं है क्यूरीज लॉ, किसके लिए वैलिड? पैरामैग्नेटिक। जब तक भाई साहब ये वाला फेरोमैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक नहीं बनेगा तब तक वो वैलिड नहीं है। तो पैरामैग्नेटिक कब बनेगा? वो टीसी के बाद में। अब मानिए कि आपके पास में टेम्परेचर आया, आपने बना दिया इस आयरन का 1200 केल्विन, तो भाई साहब पैरामैग्नेटिक के कोरस्पॉन्डिंग कितना टेम्परेचर है? तो जब पैरामैग्नेटिक बना तो इतने किसके बाद बना होगा ना, तो पैरामैग्नेटिक कोरस्पॉन्डिंग कितना टेम्परेचर? 1200 माइनस 1043। इसलिए हम बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 माइनस टीसी, और यहां पे जो टीसी है वो क्या है बच्चों? आपके पास क्यूरीज टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर। क्लियर? तो इसको प्रोपोर्शनलिटी हटा के ये कांस्टेंट लिखते हैं, तो ऐसा एक्सप्रेशन बनता है। ये भी आपको दिख रहा है फेरोमैग्नेटिक के अंदर लिखा हुआ, पर है तो पैरामैग्नेटिक के लिए ना। ये कब यूज किया? जब भाई साहब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल किस में कन्वर्ट हो गया? पैरामैग्नेटिक के अंदर। क्लियर है बच्चों? सारी कहानी क्लियर है? तो एक बार आप पूरे को एक बार खुद से लिख के देख लीजिएगा, और या फिर कोई एक बार आप थ्योरी थोड़ा गो थ्रू कर लीजिएगा तो आपको बात चमक जाएगी। पर एक बार बच्चों खुद से रिवाइज करना पड़ेगा, पूरा खुद से करना पड़ेगा, नहीं तो इतनी सारी कहानियां है वो पजल हो जाता है आदमी उसके अंदर। क्लियर है? छाप लीजिए। जब जो जनवरी के अंदर आपके पास 2020 के अंदर जो जेईई मेंस हुआ था, उसमें से एक बार एक सवाल हिस्टेरेसिस कर्व का आया था। सिंपल सी चीज आपको समझिएगा। देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपके पास इसको ऐसे नहीं ऐसे बनाइए, यहाँ से हम इसको देखिए हो क्या रहा है। ये आपको यूं बताता है कि मान लीजिए आपने किसी एक मटेरियल को किसके अंदर रखा है बच्चों? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड।
क्लियर। तो ये उसके अंदर जो मैग्नेटाइजेशन होगा उसको शो कर रहा है, और ये आपको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड याद है ना आपको, बी नॉट को आप क्या लिखते थे, बी नॉट इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाई एच, तो वो वाला एच है। मतलब ये एच किसके प्रोपोर्शनल है कि भाई साहब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना है, और ये एम इसके प्रोपोर्शनल है कि आपने जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया उसके कोरेस्पोंडिंग मटेरियल में जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो कैसा है। क्लियर। अब आप समझ के देखिए, मान लीजिए यहाँ पे एक मटेरियल है आपके पास में ऐसे, अगर आप इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाया आपने कुछ, जैसे जैसे आप इसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसमें जो डाइपोल्स का अरेंजमेंट होता होगा वो क्या होता रहेगा बच्चों, बढ़ता रहेगा। पर एक लिमिट तक ही बढ़ेगा, उससे ज्यादा बढ़ेगा नहीं, बिकॉज अगर सारे डाइपोल अरेंज हो जाएंगे तो उसके बाद में कोई चेंज नहीं आएगा। अब सुनिए, ये कर्व यहाँ से शुरू होता है। इनिशियल जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कितना था, वो था 0। जैसे जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसके जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो भी बढ़ेगा। तो स्ट्रेट लाइन नहीं आता, ऐसे करके कुछ ऐसा आपके पास में एक ऐसा सा कुछ कर्व आता है, ऐसा ऐसा कुछ कर्व आता है। मेरी बात समझ में आ गई। तो क्योंकि जैसे जैसे आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा रहे हैं तो मटेरियल के अंदर भी जो मैग्नेटाइजेशन होगा वो बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। आपने और बढ़ाया और बढ़ गया, पर एक मैक्सिमम वैल्यू ज्यादा बढ़ सकता नहीं है। तो यहां पे आपके पास में सैचुरेशन हो गया, दिस इज सैचुरेशन कंडीशन, दिस इज सैचुरेशन। ठीक है जी। अभी थोड़ा और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा आपके पास, तो हम यहां तक मैक्सिमम पॉइंट तक चलेंगे। अब सुनिए, अब मान लीजिए अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को कम करने जाएंगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को आपने बोला अभी लगाया घट गया, अब आपने इस बी को घटाया, तो बी को घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो इसका ये जो इसका एक डायरेक्शन के अंदर अलाइनमेंट हुआ था मैग्नेटिक डाइपोल्स का वो भी कम होना शुरू हो जाए। जैसे जैसे आप इस बी नोट की वैल्यू घटाना शुरू करेंगे वैसे वैसे जो इसका मैग्नेटाइजेशन है वो भी कम होता रहेगा। तो आपने क्या किया, जैसे बी को घटाया, ये कर देखिए, पहले यहां से यहां पे गया, पहले यहां से यहां पे गया, फिर जैसे जैसे आपने घटाया घटाया घटाया, आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 0 बना दिया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 0 बनाए, पर सबके सब डाइपोल अब की बार ऐसा नहीं होगा, पूरे के पूरे ही 0 होगी। आप याद कीजिए, जब हम आयरन को मैग्नेट के पास थोड़ी देर रख के फिर वापस आयरन को लेके आए तो आयरन भी मैग्नेट बन जाता है। क्यों? क्योंकि भाई साहब आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को तो हटा लिया, पर इसे कुछ कुछ डाइपोल्स अभी भी अलाइन रह गए। तो समझ में आ रहा है, आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अब कम कर दिया, बिल्कुल 0 कर दिया, अब भी कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड इस मटेरियल के अंदर रह गया, या फिर कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन इस मटेरियल के अंदर रह गया। तो वो क्या, इस वाली टर्म को कितना मैग्नेटिक फील्ड रह गया, इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी। दिस टर्म इज नेम्ड एज रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी मतलब उसने कितना रिटेन कर लिया। आप समझिए मेरी बात को, इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड 0 था, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी 0 था, और इस मटेरियल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड था वो भी 0 था। आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया, जिसके अंदर मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा, ये उसी चीज को डिनोट कर रहा है। फिर क्या हुआ, आपने बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, तो जैसे जैसे आप एक्सटर्नल बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे इस मटेरियल के अंदर जो है वो भी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, एक मैक्सिमम लिमिट तक बढ़ गया। ठीक है, अब आपने क्या किया, एक्सटर्नल को कम करने की कोशिश की, एक्सटर्नल कम किया, जो इस मटेरियल के अंदर था वो भी कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। जब आपने एक्सटर्नल को फुली 0 कर दिया, तब ये जो मटेरियल के अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड था कंप्लीटली 0 नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ भाई, सब कुछ पार्ट रह गया। वो पार्ट रह भी सकता है, क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ डाइपोल्स तो उस डायरेक्शन में अलाइन होकर पड़े रहे अपने आप, वो वापस मतलब डी अलाइनमेंट उनका नहीं हुआ। समझ में आ गया? तो जितना बच जाता है, आपने जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को 0 कर दिया, फिर भी कुछ मैग्नेटाइजेशन उसके अंदर बच गया, ये जो वैल्यू आती है, दिस इज कॉल्ड एज रिटेंटिविटी। दिस वैल्यू इज नेम्ड एज रिटेंटिविटी। समझ में आ, रिटेंटिविटी, ये इस टर्म को क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी। कितना रिटेन रहेगा, क्लियर? इसको सैचुरेशन करता है, एमएस लिख देता हूं, MS, that is magnetization, that is saturation magnetization। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया भाई साहब, हमने मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया, फिर भी यहाँ पे कुछ 5-6 डाइपोल्स थे वो ऐसे अलाइन रह गए। अब आप चाहते हैं भाई साहब नहीं, इनको अलाइन नहीं करना, तो क्या करना पड़ेगा? अब भाई साहब उल्टी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा ताकि इनको मारा जा सके। तो आपने क्या किया, उल्टी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को लगाया। अब उल्टी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को लगाया तो जो डाइपोल्स अलाइन थे अब उनको उनके पीछे पड़ गए, भाई साहब नहीं, मरो मरो मरो, तो वो भी बेचारे प्राण त्याग देंगे। प्राण थोड़ी देर में कोई भी जो इसके अंदर का मैग्नेटिक डाइपोल होगा वो अलाइन नहीं रहेगा। जैसे जैसे आपने फिर आपने क्या किया, देखो इसके बाद में आपने अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज कर रहे हैं। तो कैसे गए आप, पहले ऐसे गए, फिर पहले आपने एक डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया तो मैग्नेटाइजेशन बढ़ा, फिर आपने क्या किया, सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को घटाना शुरू कर दिया, तो मैग्नेटाइजेशन वैल्यू घटी घटी घटी, पर जब आपने मैग्नेटिक फील्ड को 0 करे तब कुछ मैग्नेटिक फील्ड बच गया, उसे बोलते हैं रिटेंटिविटी। अब फिर आपने क्या किया, अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को लगाया ताकि उनको मारा जा सके, तो वो उसमें क्या, जो मैग्नेटाइजेशन वैल्यू घटी 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 यहाँ पे 0 होगी। ठीक है, फिर एक सिचुएशन आएगी जब पूरा 0 हो गया, क्लियर? अब आप सोचिए, अब आप डायरेक्शन में और बढ़ाएंगे तो अब की बात जो डाइपोल्स होंगे वो अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होना शुरू हो जाएंगे। समझ में आ रही है? तो आपने अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाया तो इसने भी अपना रास्ता उल्टा पकड़ लिया, अब ये भी अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो रहा है, अलाइन हो रहा है, अलाइन, यहां पे जाके मैक्सिमम अलाइन हो गया। फिर आपने बोला अरे इसके अंदर भी अलाइन हो गए, चलो अब इसको घटाया जाए। जब आपने इस वाले फील्ड को घटाया घटाया, अपोजिट डायरेक्शन वाले को यहां पे 0 बनाया, पर ये बच गया, ये पूरा
मतलब डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ, इसमें कुछ मटेरियल बच गया। जैसे रिटेंटिविटी यहाँ पे थी वो यहाँ पे भी आ गया आपके पास। फिर इसका जस्ट आपने उल्टा किया, अब क्या इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाया ताकि इसको मारा जा सके, तो फिर ये कर्व घूम के यहाँ पे गया, फिर आपने उल्टा किया जैसे, तो ऐसे एक चिड़िया टाइप स्ट्रक्चर आपके पास बन गया। बात समझ में आ रही है? वापिस एक बार देख लीजिए, आप जब एक्सटर्नल इनिशियली कुछ नहीं था, ये मटेरियल था आपके पास। आप ऐसे समझ, जैसे मैं एक मटेरियल हूं, आप मेरे अंदर ऐसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भरा रहे थे। इनिशियली केस में देखिए, जब आप जैसे ये मेरी फिंगर्स है, ये अलाइनमेंट को शो कर रही है, ठीक है। आपने इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ाया तो मेरी एक फिंगर मैग्नेटाइज हुई तो थोड़ा ऊपर बढ़ा, फिर आपने और बढ़ाया तो 2 फिंगर हुई, 3 हुई, 4 हुई, 5 हुई, लास्ट में मैं यहाँ पे पहुंच गया। अब आपने बोला भाई साहब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को घटाओ, जैसे आप घटाना शुरू करेंगे तो फिर वापस 4 हुई, फिर 3 हुई, फिर 2 हुई, पर जब आपने 0 बनाया तो 0 नहीं हुई, मेरी फिंगर्स कितनी बच गई? 2 बच गई। तो अब आपने क्या बोला, भाई साहब इन 2 फिंगर को मारो, तो कैसे मारे? तो उल्टी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा। आप उल्टी डायरेक्शन में लगाना शुरू किया, 2 से 1 बना, फिर एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड आया जहां पे पूरा मर गया। तो भाई साहब आपने जितना मैग्नेटिक फील्ड लगा के इसको मारा, जितना मैग्नेटिक फील्ड लगा के उसको मारा, इसको क्या बोलते हैं? कोहेसिविटी। दिस टर्म इज नेम्ड एज कोहेसिविटी। मतलब कितना मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में लगाएं ताकि जब उसको डीमैग्नेटाइज किया जा सके। समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या लिखा है? इट इज अ वैल्यू ऑफ एच अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन टू डिस्ट्रॉय रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। रेजिडुअल मैग्नेटिज्म मतलब जो मैग्नेटिज्म से बच गया उसको मारने के लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड लगाएं ताकि वो खत्म हो जाए। ठीक है जी, यहाँ पे बात समझ में आ गई। आप उल्टा गए, कहां तक पहुंचे थे? हम यहां तक पहुंचे थे। लास्ट में कितने बचे? 2 बच गए। आपने उल्टा लगाया, फिर फाइनली 0 हो गया। ठीक है, अभी आप सोचिए आप उल्टे में और बढ़ाया तो भाई साहब मेरे अलाइनमेंट है वो इस तरफ होना शुरू हो गया, फिर 1 2 3 4 5 यहां पे पहुंचते पहुंचते पूरा फुली अलाइन हो गया। फिर आपने उल्टी डायरेक्शन में इसे कम करने की कोशिश किया तो ये इधर कम हो गया, यहां तक पहुंचा तो वापस 2 बच गए। फिर आपने बोला इसको मारो, तो अब इसको मारने के लिए ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा, ऐसे लगाया तो जितना मैग्नेटिक फील्ड आपने यहाँ पे लगाया होगा फिर उसे कोरस्पॉन्ड यहाँ पे आएगा। तो ये जो कर्व बनता है इस कर्व को बोलते हैं हिस्टेरेसिस कर्व। इज इट क्लियर? ठीक है। अगर आप बात करेंगे परमानेंट मैग्नेट की, किसकी बात करेंगे बच्चों? परमानेंट मैग्नेट। उसमें क्या ज्यादा होना चाहिए, क्या कम होना चाहिए? परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट मतलब एक ऐसी मैग्नेट जो अच्छा खासा मैग्नेटिक फील्ड अपने पास रखती हो, तो उसमें क्या ज्यादा होना चाहिए? उसकी रिटेंटिविटी क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। कोरेसिविटी क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। बिकॉज अगर उसकी मतलब कोरेसिविटी कम हुई तो मान लो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उसको मार देगा, फिर वो कहेगा मैग्नेट। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर आप परमानेंट मैग्नेट चाहिए तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? हाई रिटेंटिविटी एंड हाई कोरेसिविटी। हाई कोरेसिविटी। मतलब समझ गई ये बात? ठीक है। अगर आप बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेट की, अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या फंडा होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट का फंडा ये होता है कि भाई जब आपने करंट सप्लाई किया मैग्नेट बन गया, जब आपने करंट बंद किया तो मैग्नेट नहीं बना। मैं समझ में आ रहा है? करंट देते ही फटाफट मैग्नेट बन गया, और करंट जब आप जैसे ही हटाए वैसे ही खत्म हो गया उसका मैग्नेट। तो क्या होना चाहिए? अगर आप जैसे ही करंट को हटाए वैसे मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाए, इसका मतलब क्या है? रिटेंटिविटी बहुत कम होना चाहिए। रिटेंटिविटी कम होगा तभी ना आपका करंट हटाते वो मैग्नेट नहीं रहेगा। तो अगर आप बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेट की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का मतलब यूज ही यही होता है कि आपके पास जब आप चाहे उससे मैग्नेट बना रहे, जब आप उसको चाहें कि मैग्नेट नहीं है तो मैग्नेट ना बने। तो उसमें क्या होना चाहिए? उसकी रिटेंटिविटी कम होनी चाहिए। वो सोच के देखिए, आपने करंट दिया वो मैग्नेट बन गया, बेचारा वो डीमैग्नेटाइज ही नहीं हो रहा है, तो फिर वो कहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेट हुआ आपके पास में। उसका तो आप जब चाह रहे थे तो डीमैग्नेटाइज करना वो नहीं हुआ ना। तो अगर आप बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए क्या होना चाहिए बच्चों? लो रिटेंटिविटी एंड लो कोरेसिविटी। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, एक होता है हिस्टेरेसिस लॉस, एक होता है बच्चों हिस्टेरेसिस लॉस। अगर कभी हिस्टेरेसिस लॉस की बात करें, हिस्टेरेसिस लॉस वो क्या होता है? देखिए, आपको अगर मान लीजिए आप अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे, जैसे आपने देखा भी कुछ रिटेंटिविटी रहेगी आपके पास में, कुछ रिटेंटिविटी रहेगी। अब आपको क्या करना पड़ेगा? अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा, तो आप उसको मारने हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर कुछ एनर्जी का लॉस होगा ना, इस प्रोसेस में एनर्जी का लॉस होगा, तो वो क्या कहलाता है आपके पास में? हिस्टेरेसिस लॉस कहलाता है। क्लियर? तो इस प्रोसीजर में जो एनर्जी का लॉस होता है वो क्या कहलाता है? हिस्टेरेसिस लॉस। और वो किसके बराबर आता है? इस एरिया अंडर द कर्व के बराबर आता है। जो हिस्टेरेसिस लॉस होता है किसके बराबर आता है बच्चों आपके पास? दैट इज एरिया अंडर कर्व। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर? तो बच्चों इतनी बात थी इस चैप्टर के अंदर। एक बार आप इसको सही ढंग से पढ़ लीजिएगा, पूरे की थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी। आपको मैं न्यूमेरिकल्स का सेट मैं दूंगा आपको साथ में, वो आप थोड़ा सोल्व कर लीजिएगा।
पर लास्ट में मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम इस पूरे पोर्शन को जितना हमने पढ़ा है जेईई मेंस के लिए उसको 30-40 मिनट्स के अंदर हम उसे कवर अप करेंगे। तो पहले आप एक बार ढंग से पढ़ लीजिए, इसमें कुछ कुछ कंफ्यूजन आएंगे, आपको नोट्स से ढंग से थोड़ा देखना पड़ेगा। जो थ्योरी आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ और प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ वो आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो बिल्कुल सीधे सीधे सवाल है, अगर आपको थ्योरी क्लियर होगी तो आप इजीली सवाल को कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।